दोस्तों, चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद आपका दिमाग घुमा देगा। तैयार हैं? क्या आपको पता है कि भारत का 95% ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से समुद्र के रास्ते होता है? एक सेकंड के लिए सोचिए जरा, 95%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है यार, ये हमारी इकोनॉमी की लिटरल लाइफलाइन है। और आज हम इसी लाइफलाइन और इसके जैसे कई और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बहुत गहरी छानबीन करने वाले हैं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारत का भविष्य कैसे बन रहा है, फ्रॉम पोर्ट्स टू पिक्सल्स, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। मैं जानता हूं आप एक्साइटेड हैं, तो उसी एनर्जी के साथ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें, हमें एक बड़ा सा लाइक दें और प्लीज प्लीज वो घंटी वाला आइकॉन भी ऑन कर लें। ट्रस्ट मी, आप आगे आने वाली जानकारी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलो शुरू करते हैं। और आप सही कह रहे हैं, आज एनर्जी बहुत हाई है क्योंकि टॉपिक ही इतना एक्साइटिंग है। आज के लिए हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे भारत के मैरिटाइम सेक्टर में एक मैसिव डाइव के साथ। हम इसमें पोर्ट्स, सागरमाला प्रोग्राम और कुछ गेम चेंजिंग नए कानूनों को अनपैक करेंगे। और जब हम समंदर की गहराई नाप लेंगे, उसके बाद हम सड़कों पर आएंगे और रोडवेज की सेफ्टी पर बात करेंगे। फिर हम आसमान की तरफ बढ़ेंगे और एविएशन सेक्टर को देखेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और कुछ बहुत जरूरी इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर फोकस करते हुए। बिल्कुल, वहां से हम पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को डिकोड करेंगे। मतलब आप जो कुछ भी ऑर्डर करते हैं वो आप तक कैसे पहुंचता है। फिर हम एसेट मोनेटाइजेशन जैसे एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल के सफर का जश्न मनाएंगे। और अंत में हम कुछ ऐसे इनक्रेडिबल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो सचमुच देश का नक्शा बदल रहे हैं। तो क्या आप एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हैं? चलिए इसे अनपैक करते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। टॉपिक नेम, पोर्ट्स इन इंडिया। ब्रॉड माइक्रो थीम, द कमर्शियल आर्टरीज ऑफ द नेशन। ओके, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भारत में हमारे पास दो मेन तरह के पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और नॉन मेजर पोर्ट्स जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं। आप इन्हें हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के मेन गेटवेज की तरह सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये एक बहुत बड़ी बात है, अभी हाल ही में पारादीप पोर्ट ऑफिशियली भारत का सबसे बड़ा मेजर पोर्ट बन गया है कार्गो हैंडलिंग के मामले में। ये एक मैसिव मैसिव अचीवमेंट है। ये तो इनक्रेडिबल है। चलिए अपने लिसनर्स के लिए इसकी डिटेल्स में जाते हैं। एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, हमारा 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम है। ये एक सिंगल स्टैटिस्टिक ही बता देता है कि पोर्ट्स हमारी इकोनॉमी के लिए कितने क्रिटिकल हैं। समझे? दे आर एवरीथिंग। अब थोड़ा बैकग्राउंड। भारत के पास एक बहुत बड़ी 11,098 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है। ये हमें पूरी दुनिया में 16th लार्जेस्ट मैरिटाइम नेशन बनाती है। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल एसिड है। अब आते हैं कोर लॉजिक पर, और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ बहुत ध्यान दें दोस्त। याद रखना, भारत में करंटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 13th पोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये एग्जाम्स के लिए एक की फैक्ट है। ये वधावन में बन रहा है, महाराष्ट्र के पालघर जिले में। हमारे पास करीब 200 नॉन मेजर पोर्ट्स भी हैं। जैसा हमने कहा, फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि मेजर पोर्ट्स पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन्ड हैं, जबकि नॉन मेजर पोर्ट्स स्टेट मैरिटाइम बोर्ड्स या स्टेट गवर्नमेंट के मैनेज करती हैं। और पिछले दशक में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रहे हैं। चलिए नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो कहानी बताते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टीआरटी, मतलब बेसिकली एक जहाज को पोर्ट पर आने से लेकर जाने तक कितना समय लगता है, वो 48% से इंप्रूव हुआ है। ये 96 घंटे से घटकर सिर्फ 49.5 घंटे रह गया है। सोचो, जहाज अब आधे से भी कम समय में आते जाते हैं। हाउ कूल इज दैट? और इतना ही नहीं, जहाजों का आइडल टाइम भी 29% कम हुआ है। पारादीप पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 87% तक बढ़ गई है। और ग्लोबल स्केल पर भारत अब शिप रिसाइकलिंग में टनेज के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है। प्लस, और ये एक बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड बैंक के प्रतिष्ठित लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में हमारी रैंकिंग 2018 में 44 से सुधरकर 2023 में 38 हो गई है। ये एक ऐसा जंप है जिसे पूरी दुनिया ने नोटिस किया है। इन सब का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बिल्कुल साफ है। सामान तेजी से मूव हो रहा है, भारत में बिजनेस करना आसान हो रहा है और ग्लोबल ट्रेड में हमारी रेपुटेशन हर दिन मजबूत हो रही है। तो कंक्लूजन सिंपल लेकिन पावरफुल है। भारतीय पोर्ट्स अब सिर्फ सामान उतारने चढ़ाने की जगह नहीं रह गए हैं, वे हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पावरफुल इंजन बन गए हैं। ओके, ये बहुत सारी अच्छी जानकारी थी। चलिए इसे कुछ नेचुरल क्रॉस क्वेश्चनिंग के साथ लॉक करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप जवाब देना। तैयार हैं? हमेशा तैयार। चलिए करते हैं। परफेक्ट फॉर ए यूपीएससी माइंडसेट। पहला सवाल, मेजर और नॉन मेजर पोर्ट के बीच सबसे फंडामेंटल डिफरेंस क्या है जो हमें याद रखना ही है? ये तो शुरू करने के लिए आसान है। सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है ओनरशिप का। मेजर पोर्ट्स पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन है और नॉन मेजर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सिंपल इज दैट। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल, आपने मेंशन किया कि टर्न अराउंड टाइम या टीआरटी कम हो गया है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली टीआरटी कम होने का मतलब है कि दुनिया भर से प्रोडक्ट्स हमारे बाजारों में जल्दी पहुंचते हैं। इससे स्टोरेज और शिपिंग कॉस्ट कम होती हैं और वो फाइनेंशियल बेनिफिट अंत में एंड कंज्यूमर को पास ऑन किया जा सकता है, जिससे चीजें सस्ती हो सकती हैं। ब्रिलियंट। तीसरा सवाल, आपने LPI रैंकिंग में सुधार की बात की। क्या ये वाकई भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए मायने रखता है? ओह एब्सोल्युटली। एक बेहतर LPI रैंक मिलना वर्ल्ड स्टेज पर एक बेहतर क्रेडिट स्कोर पाने जैसा है।
ये ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये ग्लोबल कंपनीज को सिग्नल देता है कि हमारे देश का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम रिलायबल, एफिशिएंट और बिजनेस करने के लिए एक सेफ जगह है। परफेक्ट। चौथा सवाल, प्रीलिम्स के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन, नया वधवन पोर्ट ठीक कहाँ बनाया जा रहा है? ये एक मस्ट रिमेंबर फैक्ट है। वधावन पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में बन रहा है। पालघर, महाराष्ट्र। इस टॉपिक के लिए आखिरी सवाल, शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भारत की करंट ग्लोबल पोजीशन क्या है? शिप रिसाइकलिंग के लिए टनेज के हिसाब से भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे नोट्स में रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा था। अब जो भी सुन रहा है ये मेमोरी के लिए बहुत हेल्पफुल है। पॉज करें और इस सेंटेंस को जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स विद द 13th अंडर कंस्ट्रक्शन एट वधावन, महाराष्ट्र। अब एक मिनी रिकैप इन शॉर्ट। भारत के पोर्ट्स बहुत ज्यादा मॉडर्न और हाइपर एफिशिएंट हो रहे हैं, जो देश के ट्रेड और इकोनॉमी को सीधे बूस्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया शुरुआत। चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक नेम, सागरमाला प्रोग्राम, ब्रॉड माइक्रो थीम कनेक्टिंग पोर्ट्स टू प्रॉस्पेरिटी। तो सागरमाला प्रोग्राम आखिर है क्या? बेसिकली ये 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज MOPWS द्वारा लॉन्च किया गया एक मैसिव नेशनल प्रोग्राम है। इसका मेन गोल भारत की लंबी कोस्टलाइन और हमारी कई वाटरवेज का उपयोग करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुपरचार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल, और ये एक फैंटास्टिक रिजल्ट है इस प्रोग्राम की वजह से, पिछले दशक में कोस्टल शिपिंग में 118% की इनक्रेडिबल ग्रोथ हुई है। इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और पोल्यूशन दोनों कम होते हैं। ये तो डबल विन है यार। चलिए इसे और ब्रेक डाउन करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के लिए। पोर्ट एफिशिएंसी में सुधार करना एक बात है, लेकिन आप उस एफिशिएंट पोर्ट को देश के अंदरूनी शहरों, फैक्ट्रीज और बाजारों से कैसे जोड़ते हैं? उस $multi-billion सवाल का जवाब है सागरमाला प्रोग्राम। थोड़ा बैकग्राउंड, 2015 में लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम हमारी 11,098 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज की मैसिव पोटेंशियल को अनलॉक करने पर फोकस करता है। ओके, अब आते हैं कोर लॉजिक पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको इसके 5 कंपोनेंट्स या 5 पिलर्स याद रखने होंगे। चलो इन्हें लिस्ट करते हैं। 1. पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब है हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को अपग्रेड करना और बिल्कुल नए पोर्ट्स बनाना। 2. पोर्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट। ये पोर्ट्स को रोड्स, रेल और वाटरवेज से बेहतर ढंग से जोड़ने के बारे में है। 3. पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें पोर्ट्स के पास कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल हब्स बनाना शामिल है। 4. कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ताकि स्किल्स को बढ़ावा मिले, जॉब्स क्रिएट हों और लोकल कम्युनिटीज की मदद हो। और 5. कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज प्रमोशन। और ये सारा मैसिव काम फंड कैसे होता है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, खुद मॉन PPS के रिसोर्सेज और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स या SPVs के मिक्स से होता है। इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी की है। टॉप बॉडी है नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी NSAC, जिसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग चेयर करते हैं। फिर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं, और स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाने वाली एक कमेटी होती है। और यहाँ आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है दोस्त। जो मेन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी थी, जिसे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी SDCL कहा जाता था, उसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SMFCL कहा जाता है। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये मैरीटाइम सेक्टर में भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC है, और ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE भी है। आपको सागरमाला 2.0 भी याद रखना होगा, जो 2025 में लॉन्च हुआ और जिसका स्पेशल फोकस शिप बिल्डिंग, रिपेयर और रिसाइकलिंग पर है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये प्रोग्राम सिर्फ ट्रेड और कार्गो के बारे में नहीं है, ये हमारी कोस्टल एरियाज में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को एक्टिवली बदल रहा है। तो कंक्लूजन ये है, सागरमाला सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की ब्लू इकोनॉमी बनाने के लिए एक कंप्लीट होलिस्टिक विजन है। शानदार एक्सप्लेनेशन। चलिए अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग में जंप करते हैं ताकि ये सब पक्का हो जाए। मैं तैयार हूँ, चलिए। पहला सवाल, सागरमाला का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ये सिर्फ पोर्ट्स डेवलप करने के बारे में है? नहीं, ये एक आम गलती है। इसका ऑब्जेक्टिव पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। इसका मतलब है पोर्ट को ग्रोथ का एक सेंट्रल इंजन बनाकर उसके चारों ओर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना। परफेक्ट। दूसरा सवाल, SMFCL का ऑफिशियल स्टेटस क्या है? क्या ये एक बैंक है? नहीं, और ये प्रीलिम्स के लिए एक क्रिटिकल डिटेल है। ये एक NBFC है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये भारत के मैरीटाइम सेक्टर में अपनी तरह की पहली है। समझ गया। तीसरा सवाल, नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी यानी NSEC को कौन हेड करता है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग इसके चेयरपर्सन है। आपको एग्जाम में अक्सर कमिटीज और उनके चेयरपर्सन्स पर सवाल मिलेंगे। चौथा सवाल, सागरमाला 2.0 का नया फोकस एरिया क्या है जो इसे ओरिजिनल प्रोग्राम से अलग बनाता है? सागरमाला 2.0 शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और रिसाइकलिंग जैसे स्पेसिफिक एरियाज पर बहुत ज्यादा जोर देता है। ये इसका नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है। आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम की फंडिंग में PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का क्या रोल है? PPP मॉडल बिल्कुल क्रूशियल है। इसे प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट्स तेजी से और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो।
बजाय इसके कि सरकार अकेले सब कुछ करने की कोशिश करे। एक्सलेंट। अब हमारे प्रैक्टिस क्यू का समय है। मैं चाहता हूं कि सुनने वाले सभी लोग पॉज करें और प्रैक्टिस करें। द 5 कंपोनेंट्स ऑफ सागरमाला आर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोस्टल शिपिंग। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सागरमाला कार्यक्रम हमारे बंदरगाहों को विकास के शक्तिशाली इंजनों में बदल रहा है, जिससे भारत के पूरे कोस्टल इकोसिस्टम को फायदा हो रहा है। अब इसके लीगल साइड पर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नेम इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025। ब्रॉड माइक्रो थीम अ न्यू लीगल फ्रेमवर्क फॉर अ न्यू एरा। तो ये क्या है? ये एक बिल्कुल नया कानून है जिसने 100 साल से भी पुराने इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 को रिप्लेस किया है। जरा सोचिए, 1908 का कानून। इस नए एक्ट का गोल पोर्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करना और बहुत जरूरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना है। इसका एक की एग्जांपल ये है कि ये एक्ट मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता देता है। ये एक बड़ा कदम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएगा। चलिए इसमें और गहराई से जाते हैं। इंट्रोडक्शन। ये कॉमन सेंस है ना? जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हो रहा है तो आपके कानून अतीत में नहीं अटके रह सकते। तो यहाँ आता है नया एक्ट। थोड़ा बैकग्राउंड। 1908 का कानून आज की जरूरतों के लिए पूरी तरह से आउटडेटेड था। एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और फॉरवर्ड लुकिंग लीगल फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत थी। ओके, चलिए कोर लॉजिक की बात करते हैं। ये नया कानून असल में करता क्या है? पहला, जैसा हमने कहा, MSDC को कानूनी मान्यता मिलती है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। दूसरा, नॉन मेजर पोर्ट्स को मैनेज करने वाली स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स SMBs को भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलती है। इससे उन्हें ज्यादा पावर और क्लैरिटी मिलती है। तीसरा, और ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हर स्टेट गवर्नमेंट अब डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाएगी। इसका मतलब है कि आपको सिविल कोर्ट्स में नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें सालों लग सकते हैं। आप कमेटी के ऑर्डर को 60 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। और टैरिफ्स और पोल्यूशन जैसी जरूरी चीजों का क्या? मेजर पोर्ट्स के लिए टैरिफ्स अब मेजर पोर्ट अथॉरिटी का बोर्ड खुद तय करेगा, जिससे उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। एक्ट में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी मजबूत प्रोविजंस हैं, जो मार्पोल और BWM बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशंस जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है। अब यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट नोट है। भारत मार्पोल का सिग्नेटरी है, लेकिन प्लीज ये याद रखें, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द BWM कन्वेंशन। ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। और हाँ, ये एक्ट मिलिट्री, नेवी या कोस्ट गार्ड के वेसल्स पर लागू नहीं होता। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्विकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और हमारे पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट की। कंक्लूजन साफ है, ये एक्ट भारत में एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास पोर्ट इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक क्रिटिकल स्टेप है। इस एक्ट पर आपके ज्ञान को टेस्ट करने के लिए कुछ सवालों के लिए तैयार है। सबसे बड़ा चेंज मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देना है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है और सुनिश्चित करता है कि सेंटर और स्टेट्स पोर्ट डेवलपमेंट पर मिलकर काम करें। परफेक्ट। दूसरा सवाल, अगर किसी नॉन मेजर पोर्ट पर कोई डिस्प्यूट होता है तो केस पहले कहाँ जाएगा? क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले केस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई स्पेशल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाएगा। अगर आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तभी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक्सेलेंट क्लैरिटी। तीसरा सवाल, वो ट्रिकी वाला, BMW कन्वेंशन के बारे में हमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है? हमें जो फैक्ट याद रखना है वो ये है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द BWM कन्वेंशन। इस तरह के नॉट वाले स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत कॉमन है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। वेरी शार्प। चौथा सवाल, MSDC का चेयरमैन कौन होता है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन एन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी। और आखिरी सवाल, ये नया कानून किस पुराने कानून को रिप्लेस करता है और उसका साल क्या था? ये पुराने इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 को रिप्लेस करता है। साल 1908 याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालते हैं। पॉज करें और प्रैक्टिस करें। The Indian Ports Act 2025 replaces the 1908 Act and gives statutory recognition to the MSDC. और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये नया कानून भारत के बंदरगाहों के गवर्नेंस को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बनाता है। ओके, चलिए अपने कानूनों को मॉडर्नाइज करने के इस बड़े थीम को जारी रखते हैं। टॉपिक नेम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर, ब्रॉड माइक्रो थीम, 4 न्यू लॉज टू सेल इनटू द फ्यूचर। तो इस टॉपिक पर भारत ने पूरे शिपिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने और हमारी ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए 4 बिल्कुल नए एक्ट्स पास किए हैं। ये पुराने, पूरी तरह से आउटडेटेड कानूनों की जगह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 अब मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स और सबमर्सिबल जैसी चीजों को भी वेसल्स की डेफिनेशन में शामिल करता है, जो पहले नहीं था। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसका इंट्रोडक्शन सिंपल है। बात सिर्फ पोर्ट्स की नहीं है, एक्चुअल शिप्स और उन पर लदे कार्गो से जुड़े कानूनों को भी मॉडर्न और 21st सेंचुरी रेडी होना चाहिए। थोड़ा बैकग्राउंड, भारत के राष्ट्रपति ने 4 की बिल्स को मंजूरी दी है, जो मिलकर पूरे शिपिंग सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म है। तो ये 4 एक्ट्स क्या हैं? चलिए कोर लॉजिक को देखते हैं।
पहला हमारे पास है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। ये 3 मुख्य काम करता है। ये सभी वेसल्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बनाता है, ये वेसल की डेफिनेशन को एक्सपैंड करता है और ये ओनरशिप क्राइटेरिया को रिलैक्स करता है। अब ओसीआईज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी भारतीय जहाजों के पार्ट ओनर बनने की अनुमति देता है। दूसरा एक्ट है द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मॉडर्न लायबिलिटी रिजीम लाता है जो इंटरनेशनल हेग विस्बी रूल्स के साथ अलाइंड है। ये पुराने 1925 के एक्ट को रिप्लेस करता है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हेग विस्बी रूल्स बेसिकली शिप ओनर्स और कार्गो ओनर्स के बीच रिस्क को फेयर तरीके से शेयर करने के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो अगर कुछ गलत होता है तो सबको पता होता है कि कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है। तीसरा एक्ट है द कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025। इसका एम हमारे डोमेस्टिक कोस्टल ट्रेड को प्रमोट करना और ज्यादा भारतीय कंपनीज को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है। और चौथा एक्ट है बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 2025। ये इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट ऑफ 1856 को रिप्लेस करता है। सोचो यार, 1856 का कानून अभी भी इस्तेमाल हो रहा था। एक बिल ऑफ लीडिंग बाय द वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो करियर जैसे कि शिपिंग कंपनी शिपर को यानी जिसका सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे इशू करता है। ये एक रिसीट और कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ एक में होता है। इन 4 नए कानूनों का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ बेहतर अलाइनमेंट, कम लीगल डिस्प्यूट्स और ग्लोबल स्टेज पर एक ज्यादा कंपेटिटिव इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री है। कंक्लूजन ये है, ये चारों एक्ट्स मिलकर भारतीय मैरीटाइम लॉ को मजबूती से 21st सेंचुरी में लाते हैं जहां इसे होना चाहिए। इन 4 एक्ट्स पर आपको क्विज करने का समय तैयार हैं? चलिए करते हैं। पहला सवाल, सिंपल शब्दों में बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है? ये आपके सामान के लिए एक मास्टर रिसीट की तरह है जब आप उसे शिप कर रहे हो। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि शिपिंग कंपनी ने आपका सामान रिसीव कर लिया है और उसे डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट है। परफेक्ट। दूसरा सवाल, द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 किन इंटरनेशनल रूल्स पर बेस्ड है? इट इज अलाइंड विद द हेग विस्बी रूल्स। आपको एग्जाम्स के लिए ये नाम याद रखना होगा। समझ गया। तीसरा सवाल, नए मर्चेंट शिपिंग एक्ट ने जहाजों की ओनरशिप को लेकर क्या स्पेसिफिक बदलाव लाया है? ओनरशिप क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया है। अब ओसीआईज भी भारतीय वेसल्स में हिस्सा ले सकते हैं, जो एक बड़ी बात है क्योंकि ये हमारे शिपिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खोलता है। चौथा सवाल, यहाँ बिगर पिक्चर क्या है? वो ओवरआर्चिंग गोल क्या है जिसे ये 4 नए कानून सपोर्ट करते हैं? ये सभी भारत की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने और हमारे मैरीटाइम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ड्रामेटिकली इंप्रूव करने के बड़े नेशनल गोल को सपोर्ट करते हैं। और आखिरी सवाल, साल के हिसाब से इस ओवरहॉल में रिप्लेस किया गया सबसे पुराना कानून कौन सा था? वो था दी इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट साल 1856 से। ऑसम। अब प्रैक्टिस का समय है। इस सेंटेंस को जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। द 4 न्यू एक्ट्स मॉडर्नाइज मर्चेंट शिपिंग, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी, कोस्टल शिपिंग एंड बिल्स ऑफ लीडिंग। और हमारा मिनी रिकैप, इन शॉर्ट इन 4 नए कानूनों ने भारत के समुद्री व्यापार के लीगल फ्रेमवर्क को पूरी तरह से बदल दिया है और मॉडर्नाइज कर दिया है। अब एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो भारत के लिए एक रियल गेम चेंजर है। टॉपिक नेम विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ब्रॉड माइक्रो थीम। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब। ओके, तो विजिंजम जो केरल में स्थित है, भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब ट्रांसशिपमेंट एक कॉम्प्लेक्स शब्द लग सकता है, लेकिन इसका आइडिया सिंपल है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल रूट से आने वाले बड़े मदरशिप्स यहां आएंगे और अपना कार्गो छोटे फीडर शिप्स पर ट्रांसफर करेंगे। ये फीडर शिप्स फिर उस सामान को रीजन के दूसरे छोटे पोर्ट्स तक ले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, विजिंजम पोर्ट एक मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो कि इनक्रेडिबली क्लोज है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। एक मेगा हब की कल्पना कीजिए, जैसे एक हाईवे पर एक जाइंट इंटरचेंज, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जहाजों के लिए। वो विजिंजम है। थोड़ा बैकग्राउंड, ये सुपर एम्बिशियस प्रोजेक्ट केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। इसकी सफलता की पोटेंशियल के पीछे का कोर लॉजिक 2 की एडवांटेजेस में निहित है। पहला, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये यूरोप, पर्शियन गल्फ और फार ईस्ट को जोड़ने वाले बिजी इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बहुत करीब है। इससे जहाजों का बहुत समय और फ्यूल बचता है। दूसरा, और ये एक बहुत बड़ा नेचुरल गिफ्ट है, इसकी नेचुरल डेप्थ जो 20 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स, अल्ट्रा लार्ज नेक्स्ट जेन शिप्स भी यहाँ बिना ज्यादा ड्रेजिंग के आसानी से डॉक कर सकते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये एक्साइटिंग हिस्सा है। अब तक भारत का ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जैसे फॉरेन पोर्ट्स पर हैंडल होता था। हम उन्हें अपना कार्गो हैंडल करने के लिए पे कर रहे थे। विजिंजम के साथ ये सब अब भारत में होगा। इससे हमारे देश का बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, भारतीय बिजनेसेस के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक की प्लेयर बनाएगा। कंक्लूजन सिंपल है, विजिंजम सिर्फ एक और पोर्ट नहीं है, ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट है। ये सचमुच एक गेम चेंजर है। चलिए देखते हैं हमने कुछ सवालों से क्या सीखा। मैं उनके लिए तैयार हूँ। पहला सवाल, विजिंजम को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों कहा जा रहा है
उस टर्म का स्पेसिफिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम करेगा। बड़े मदर वेसल्स हब पर आकर अपना कार्गो अनलोड करेंगे, फिर छोटे फीडर वेसल्स उस कार्गो को स्पोक्स के जरिए रीजन के दूसरे छोटे पोर्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। बढ़िया एनालॉजी। दूसरा सवाल, इसका सिंगल बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? बिना किसी शक के मैं इंटरनेशनल शिपिंग रूट से इसकी प्रॉक्सिमिटी, इससे बड़े जहाज़ों का समय और फ्यूल दोनों बचता है, जो इसे उनके लिए एक बहुत अट्रैक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनाता है। तीसरा सवाल, इस पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? क्या ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है? नहीं, ये केरल सरकार का एक प्रोजेक्ट है और इसे पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हैं। चौथा सवाल, आपने इसकी नेचुरल डेप्थ का जिक्र किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाई नेचुरल डेप्थ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका मतलब है कि ड्रेजिंग पर कम पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट्स बचती हैं। साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स को डॉक करने की अनुमति देता है, जिसे रीजन के ज्यादातर दूसरे पोर्ट्स सिंपली हैंडल नहीं कर सकते। और आखिर में, भारत को इस पोर्ट से इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक को डोमेस्टिकली हैंडल करके भारत बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बचाएगा, जो पहले कोलंबो और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स को पे किया जा रहा था। इससे हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ब्रिलियंट। ओके, चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग, विजिंजम इन केरला इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, विजिंजम पोर्ट भारत को ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड के मैप पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोजीशन पर लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, वो मैरिटाइम सेक्टर में एक शानदार डीप डाइव था। चलिए समुद्र से जमीन की ओर बढ़ते हैं, हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। टॉपिक नेम, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, ब्रॉड माइक्रो थीम एंड इनिशिएटिव टू मेक आवर रोड्स सेफर। ओके, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत बनाई जानी है। इसका मेन काम रोड सेफ्टी को प्रमोट करना, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में मदद करना और ट्रैफिक को ज़्यादा इफेक्टिवली रेगुलेट करना है। जैसे हमारे पास फ्लाइट सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एनआरएसबी को भारत में रोड सेफ्टी के लिए मेन एक्सपर्ट बॉडी के रूप में सोचा गया है। इंट्रोडक्शन, ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। भारत में हर साल रोड एक्सीडेंट्स में लाखों जानें जाती हैं। इस मैसिव प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक डेडिकेटेड पावरफुल बॉडी की सख्त जरूरत है। थोड़ा बैकग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट ने असल में सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बोर्ड को बनाने में हो रही देरी पर सवाल उठाया था। इसका प्रोविजन मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 215B में है, जिसे 2019 में अमेंड करके इसे शामिल किया गया था। चलिए कोर लॉजिक पर चर्चा करते हैं। ये बोर्ड कैसा दिखेगा? इसकी कॉम्पोजिशन में एक चेयरमैन और 3 से 7 मेंबर्स होंगे, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसका हेड ऑफिस एनसीआर में होगा और इसके मेन फंक्शंस रोड सेफ्टी को प्रमोट करना, इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को एनकरेज करना और पूरे देश में ट्रैफिक और मोटर व्हीकल्स को रेगुलेट करना है। लेकिन ये बोर्ड भारत में रोड सेफ्टी के लिए एकमात्र इनिशिएटिव तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, हमारे पास 2010 की नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी भी है। 2019 का मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसने प्रोटेक्शन ऑफ गुड समैरिटन्स क्लॉज इंट्रोड्यूस किया। ये उन लोगों को किसी भी लीगल एक्शन या हरासमेंट से बचाता है जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करते हैं। एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 भी है, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स के ट्रीटमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए तक प्रदान करती है। और फिर है भारत एनसीएपी, जो हमारे देश का अपना कार सेफ्टी रेटिंग प्रोग्राम है, हालांकि ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए वॉलंटरी है। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 3.6 के साथ पूरी तरह से अलाइन करता है, जिसका टारगेट 2030 तक ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स और इंजरीज को आधा करना है। तो कंक्लूजन ये है कि एनआरएसबी का गठन आखिरकार भारत में रोड सेफ्टी के लिए एक ज्यादा प्रोफेशनल और साइंटिफिक अप्रोच लाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। रोड सेफ्टी पर एक क्विक क्विज का समय। चलिए करते हैं। पहला सवाल, एनआरएसबी किस स्पेसिफिक एक्ट के तहत बनाई गई थी? ये द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत बनाई गई थी, और जो लोग सच में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन 215B के तहत है। परफेक्ट। दूसरा सवाल, गुड समैरिटन लॉ का मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस आम लोगों को एक्सीडेंट विक्टिम्स की तुरंत मदद करने के लिए एनकरेज करना है, बिना इस डर के कि उन्हें बाद में पुलिस हरासमेंट या लीगल हैसल्स का सामना करना पड़ेगा। ये जाने बचाने के बारे में है। एग्जैक्टली। तीसरा सवाल, क्या भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग सभी कार्स के लिए मैंडेटरी है? नहीं, ये नहीं है। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है। कार मैन्युफैक्चरर्स चुन सकते हैं कि वो अपनी कार्स को टेस्ट और रेट करवाना चाहते हैं या नहीं। चौथा सवाल, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में एक एक्सीडेंट विक्टिम को कितना कवरेज मिलता है? एक विक्टिम को एक्सीडेंट के बाद मैक्सिमम 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। और आखिरी सवाल, कौन सा एसडीजी गोल रोड सेफ्टी से डायरेक्टली रिलेटेड है? वो होगा एसडीजी 3.6, जिसका एम 2030 तक रोड एक्सीडेंट डेथ्स और इंजरीज को ग्लोबली आधा करना है। ग्रेट। अब हमारे प्रैक्टिस क्यू का समय है। प्रैक्टिस सेइंग द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड और अन्य संबंधित इनिशिएटिव्स का एक ही लक्ष्य है, भारत की सड़कों को हर एक नागरिक के लिए सुरक्षित बनाना। अब चलिए आसमान की ओर चलते हैं। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। टॉपिक नेम, एविएशन सेफ्टी, ब्रॉड माइक्रो थीम, एंश्योरिंग सेफ्टी इन द स्काइज।
तो एविएशन सेफ्टी का सीधा मतलब है हवाई यात्रा के हर पहलू को सुरक्षित बनाना। भारत में इसके लिए कई पावरफुल रेगुलेटरी बॉडीज समर्पित हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, हम सबको ब्लैक बॉक्स के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक फन फैक्ट है, ये असल में ब्राइट ऑरेंज रंग का होता है ताकि मलबे में आसानी से मिल सके। और इसमें दो क्रूशल चीजें होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इंट्रोडक्शन। सांख्यिकीय रूप से हवाई यात्रा को दुनिया का सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है और इसका श्रेय पर्दे के पीछे काम कर रहे एक बहुत ही रोबस्ट और मल्टी लेयर्ड सेफ्टी इकोसिस्टम को जाता है। थोड़ा बैकग्राउंड। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एक प्लेन क्रैश की रिपोर्ट जारी की गई और उसमें एक मेडे कॉल और ब्लैक बॉक्स से रिकवर किए गए डेटा का जिक्र था। चलिए कॉर लॉजिक को एक्सप्लोर करते हैं। एक मेडे कॉल एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के लिए हाईएस्ट लेवल इंटरनेशनल सिग्नल है। ब्लैक बॉक्स जो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टील या टाइटेनियम का बना होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन जैसे सभी टेक्निकल डेटा को रिकॉर्ड करता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर कॉकपिट से सभी आवाजों और कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करता है। भारत की रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ क्रूशल हैं और आपको उनके बीच का अंतर जानना होगा। हमारे पास डीजीसीए है जो मेन सेफ्टी रेगुलेटर है। फिर हमारे पास एईआरए है जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट फीस और टैरिफ्स को रेगुलेट करती है। फिर बीसीएएस है जो शिकागो कन्वेंशन के एनेक्स 17 के अनुसार सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स तय करती है। ये हाईजैकिंग और टेररिज्म को रोकने के बारे में है। और आखिर में हमारे पास एएआईबी है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सभी सीरियस एक्सीडेंट्स की जांच करती है। इंटरनेशनल लेवल पर आईकेओ है जो एक यूएन एजेंसी है और भारत इसका एक गौरवान्वित सदस्य है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इन बॉडीज की सख्त निगरानी के कारण भारत का एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है और यही चीज फ्लाइंग में पैसेंजर के ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को बनाए रखती है। कंक्लूजन ये है, एक मल्टी लेयर्ड सेफ्टी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये सुनिश्चित करता है कि भारत का आसमान दुनिया के सबसे सुरक्षित आसमानों में से एक बना रहे। ओके, वो एक शानदार ओवरव्यू था। चलिए आपके ज्ञान का परीक्षण करते हैं, लेकिन इस बार मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। मुझसे कुछ भी पूछिए। ठीक है, मुझे पसंद आया। आपके लिए पहला सवाल, तथाकथित ब्लैक बॉक्स का असली रंग क्या होता है? ये तो मेरे लिए आसान है। इसका रंग ब्राइट ऑरेंज होता है ताकि ये किसी भी तरह के मलबे में आसानी से दिखाई दे सके। सही। दूसरा सवाल, भारत में मेजर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स की जांच कौन सी बॉडी करती है? क्या वो डीजीसीए है? एक कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। नहीं, वो डीजीसीए नहीं है, वो एएआईबी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है ताकि इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो सके। एक्सीलेंट। तीसरा सवाल, आईसीओ का पूरा नाम क्या है और इसका फाउंडेशनल कन्वेंशन क्या है? इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे 1944 के शिकागो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सटीक। चौथा सवाल, बीसीएएस की मुख्य जिम्मेदारी क्या है, सेफ्टी या सिक्योरिटी? इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सिक्योरिटी है। बीसीएएस एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स निर्धारित करती है ताकि हाईजैकिंग या बॉम्ब थ्रेट्स जैसे अनलॉफुल इंटरफेरेंस के कृत्यों से बचाव हो सके। बिल्कुल सही डिस्टिंक्शन। और आखिरी सवाल, एईआरए का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एरा का फंक्शन पूरी तरह से इकोनॉमिक एजुलेशन है। ये मेजर एयरपोर्ट्स पर एरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए टैरिफ्स को रेगुलेट करती है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एरा पैसे के बारे में है, मशीनरी के बारे में नहीं। मुझे वो पसंद आया। ओके, हमारी प्रैक्टिस क्यू का समय। इस वाक्य को कहने का अभ्यास करें। इंडियाज की एविएशन बॉडीज आर डीजीसीए फॉर सेफ्टी रेगुलेशन, बीसीएस फॉर सिक्योरिटी एंड एआईआईबी फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। और मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, भारत में विमानन सुरक्षा के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा है जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करता है। चलिए एविएशन के साथ ही रहते हैं, लेकिन पैसे और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक नेम, केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। ब्रॉड माइक्रो थीम, मेकिंग एयरक्राफ्ट लीजिंग इजियर। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एयरक्राफ्ट, उनके इंजन्स और हेलीकॉप्टर्स जैसी हाई वैल्यू मूवेबल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शंस को स्टैंडर्डाइज करती है। इसे विशेष रूप से क्रेडिटर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए बड़ी इंटरनेशनल लीजिंग कंपनीज। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अगर कोई भारतीय एयरलाइन किसी फॉरेन कंपनी से एक प्लेन लीज पर लेती है और फिर अपने पेमेंट्स करने में फेल हो जाती है, तो ये कन्वेंशन उस फॉरेन कंपनी के लिए अपना बहुत महंगा प्लेन वापस लेना बहुत आसान और कानूनी रूप से स्पष्ट बना देता है। इंट्रोडक्शन। भारत का एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है और आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर एयरलाइंस असल में अपने प्लेन्स खरीदने के बजाय लीज पर लेती हैं। ये कन्वेंशन उस पूरी प्रक्रिया को स्मूदर और सस्ता बनाने के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। थोड़ा बैकग्राउंड, भारतीय संसद ने हाल ही में द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स एक्ट 2025 पास किया है ताकि हमारे डोमेस्टिक लॉज को केप टाउन कन्वेंशन के अनुरूप लाया जा सके, जिस पर भारत ने 2008 में ही साइन कर दिया था। यहाँ का कोड लॉजिक बहुत सिंपल है। इसका मुख्य एम ट्रांजैक्शंस को स्टैंडर्डाइज करना और उन लोगों और कंपनियों के अधिकारों की रक्षा करना है जो इन हाई वैल्यू एसेट्स को लेंड या लीज पर देते हैं। इसे 2001 में दो प्रमुख इंटरनेशनल बॉडीज आईसीएओ और यूनाइड्राइट द्वारा संयुक्त रूप से अडॉप्ट किया गया था। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा है।
इस कन्वेंशन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करके हम इंटरनेशनल लेसर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जब उनके लिए रिस्क कम होता है तो वे भारतीय एयरलाइंस को कम लीज रेंटल्स पर प्लेन्स देने को तैयार रहते हैं। इससे हमारी एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कम होती हैं और अंततः आपके और मेरे लिए हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं। कंक्लूजन सिंपल है, केप टाउन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना भारत के पूरे एविएशन सेक्टर के फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ के लिए एक बड़ी जीत है। ओके, सवाल का समय। आप पूछिए, मैं जवाब दूंगी। परफेक्ट। पहला सवाल, केप टाउन कन्वेंशन किस तरह की एसेट्स पर लागू होता है? यह एक स्पेसिफिक कैटेगरी पर लागू होता है, हाई वैल्यू मोबाइल इक्विपमेंट। ज्यादा स्पेसिफिक रूप से ये एयरफ्रेम्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स और हेलीकॉप्टर्स जैसे एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है। समझ गया। दूसरा सवाल, इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने से भारतीय एयरलाइंस को असल में क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा और सबसे डायरेक्ट बेनिफिट सस्ता फाइनेंसिंग और कम लीज रेंटल्स तक एक्सेस है, क्योंकि लेंडर या लेसर के लिए रिस्क कानूनी रूप से कम हो जाता है। वे हमारी एयरलाइंस को बहुत बेहतर फाइनेंशियल टर्म्स ऑफर कर सकते हैं। मेक सेंस। तीसरा सवाल, भारत ने इस कन्वेंशन पर कब साइन किया था? भारत ने इसे 2008 में साइन किया था, लेकिन सिर्फ एक ट्रीटी पर साइन करना ही काफी नहीं होता। इसे वास्तव में इन्फोर्स करने के लिए एक डोमेस्टिक लॉ बनाना क्रूशल अगला कदम था, जो हमने अब उठाया है। एक्सलेंट पॉइंट। चौथा सवाल, कौन सी दो इंटरनेशनल बॉडीज ने मिलकर इसे अडॉप्ट किया था? यह ICAO, द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिड्रॉइड के बीच एक जॉइंट एफर्ट था। और आखिरी सवाल, क्या ये कन्वेंशन सिर्फ पूरे प्लेन्स पर लागू होता है या उनके पार्ट्स पर भी? ये एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है, जो एक लीगल टर्म है जिसमें न केवल पूरा प्लेन बल्कि इंडिविजुअल इंजन्स और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। फैंटास्टिक। अब हमारे प्रैक्टिस सेशन का समय है। Practicing the Cape Town Convention standardizes transactions for aircraft objects to protect creditors' rights. और हमारा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, केप टाउन कन्वेंशन पूरे भारतीय विमानन उद्योग के लिए विमाननों की फाइनेंसिंग और लीजिंग को सस्ता, आसान और अधिक सुरक्षित बनाता है। ठीक है, चलिए हमारी डीप डाइव के पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नेम: नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। ब्रॉड माइक्रो थीम: द स्पीड ऑफ गुड्स, द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो ये 2022 में लॉन्च की गई दी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है। मुख्य लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाना और हमारे देश को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचें जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वो फैक्ट्री से आपके घर तक कितनी जल्दी और कितनी सस्ती पहुंचता है, ये पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। ये पॉलिसी उस पूरी चेन को शुरू से अंत तक इंप्रूव करने का लक्ष्य रखती है। इंट्रोडक्शन: एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने की लागत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसे बनाने की लागत। यहीं पर लॉजिस्टिक्स का जादू आता है। थोड़ा बैकग्राउंड: यह पॉलिसी पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिजाइन की गई है, जो भारत में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए एक रेवोल्यूशनरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब कोर लॉजिक पर आते हैं। पॉलिसी के बहुत क्लियर और एम्बिशियस टारगेट्स हैं। 1. 2030 तक हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को ग्लोबल बेंचमार्क्स के बराबर लाना। 2. हमारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना ताकि हम 2030 तक टॉप 25 देशों में शामिल हो जाएं। जैसा हमने कहा, हम करंटली 38 पर हैं। और 3. पूरे लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना। ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान या स्लैप नामक कई की पिलर पर काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP, जो सभी लॉजिस्टिक डेटा के लिए एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा है लीड्स इंडेक्स, जिसका मतलब है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये इंडेक्स हमारे राज्यों के बीच कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की एक स्वस्थ भावना को बढ़ावा देता है, ताकि वे अपने लॉजिस्टिक्स में सुधार करें। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सभी के लिए सामान की तेज डिलीवरी, बिजनेसेस के लिए कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्ट से कम पोल्यूशन और ग्लोबल मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स की ज्यादा कंपेटिटिवनेस होगा। कंक्लूजन ये है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक गेम चेंजर है, जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को हमारे भविष्य के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर बनाना है। लॉजिस्टिक्स पर कुछ सवालों के लिए तैयार है? बिल्कुल, चलिए। पहला सवाल: NLP 2022 का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत, जो करंटली काफी ज्यादा है, को 2030 तक ग्लोबल बेंचमार्क्स के बराबर लाना। परफेक्ट। दूसरा सवाल: ULIP का फुल फॉर्म और मेन फंक्शन क्या है? फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से डेटा को एक सिंगल इंटरफेस पर लाता है, जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो पूरी तरह से सीमलेस हो जाता है। एक्सीलेंट। तीसरा सवाल: LEDS इंडेक्स का पर्पस क्या है? इसका पर्पस सभी राज्यों को उनकी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक करना है। ये उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज को इंप्रूव करने के लिए इंकरेज करता है। ये कंपैरेटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने का एक शानदार तरीका है। चौथा सवाल: नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी किस बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है? ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। और आखिरी सवाल: भारत की करंट LPI रैंक क्या है और 2030 के लिए टारगेट क्या है? 2023 तक हमारी करंट रैंक 30th है। एम्बिशियस टारगेट 2030 तक दुनिया के टॉप 25 देशों में शामिल होना है। ठीक है, आप तो छा गए। अब प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिस सेइंग द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स एंड इंप्रूव इंडियाज LPI रैंक टू द टॉप 25 बाय 2030। और हमारा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये पॉलिसी भारत में सभी सामानों के मूवमेंट को बहुत सस्ता, तेज और ज्यादा रिलायबल बनाने का एक मास्टर प्लान है। अगला, चलिए एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। पार्ट 5 में आपका स्वागत है।
टॉपिक नेम एसेट मोनेटाइजेशन, ब्रॉड माइक्रो थीम अर्निंग फ्रॉम गवर्नमेंट एसेट्स। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स जैसे हाईवेज, पावर लाइंस या पाइपलाइंस की इकोनॉमिक वैल्यू को अनलॉक करती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब एसेट को बेचना नहीं है, इसका मतलब है इसे लीज पर देना या इससे कमाने के लिए अन्य क्रिएटिव तरीके खोजना। फॉर एग्जाम्पल, सरकार एक प्राइवेट कंपनी को कुछ सालों के लिए एक पूरी तरह से बने हुए हाईवे को ऑपरेट करने और उससे टोल कलेक्ट करने का अधिकार देती है। बदले में प्राइवेट कंपनी सरकार को एक बड़ा अपफ्रंट पेमेंट देती है। ये एसेट मोनेटाइजेशन है। इंट्रोडक्शन। सरकार के पास बहुत सारी एसेट्स होती हैं जो उनकी पूरी कैपेसिटी पर यूज नहीं हो रही हैं। एसेट मोनेटाइजेशन इन पुरानी एसेट से नई वैल्यू क्रिएट करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। थोड़ा बैकग्राउंड, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड्स जुटाने के लिए इस मेथड का एक्टिव रूप से और बहुत सक्सेसफुली उपयोग कर रही है। चलिए कोर लॉजिक के बारे में बात करते हैं। मॉडल्स ऑफ मोनेटाइजेशन कई हैं। एक है टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (TOT) मॉडल, जो हाईवे का एग्जांपल हमने अभी दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) जैसी चीजें हैं। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इन्हें सेबी रेगुलेट करता है। और लॉन्ग टर्म लीज का सिंपल मॉडल भी है। यहाँ 2 की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। पहला है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP), जिसका टारगेट 2025 तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। और दूसरा है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (NLMC), जो 100% सरकारी कंपनी है जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की नॉन कोर लैंड एसेट्स को मोनेटाइज करती है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इन पुरानी एसेट से जुटाए गए पैसे का उपयोग सरकार ब्रांड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कर सकती है, बिना एनुअल बजट पर कोई एक्स्ट्रा बोझ डाले। कंक्लूजन को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। एसेट मोनेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ये एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू का लाभ उठाकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने का एक स्ट्रेटेजिक और इनोवेटिव तरीका है। चलिए इसे कुछ सवालों से स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है। चलिए करते हैं। पहला सवाल, एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार वास्तव में अपनी ओनरशिप स्टेक बेचती है। एसेट मोनेटाइजेशन में ओनरशिप 100% सरकार के पास रहती है। सिर्फ एसेट को ऑपरेट या यूज करने का राइट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक प्राइवेट पार्टी को दिया जाता है। परफेक्ट। दूसरा सवाल, InvITs को कौन रेगुलेट करता है? उन्हें सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेट करता है। तीसरा सवाल, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) का फाइनेंशियल टारगेट क्या है? टारगेट 2022 से 2025 तक 4 साल की अवधि में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जनरेट करना है। चौथा सवाल, NLMC का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस (CPSEs) की नॉन कोर एसेट्स, जो मुख्य रूप से सरप्लस लैंड है, को मोनेटाइज करना है। और आखिरी सवाल, TOT मॉडल में प्राइवेट कंपनी सरकार को कब पे करती है? प्राइवेट कंपनी या कंसेशनियर शुरुआत में ही एक बड़ा लमसम अमाउंट अपफ्रंट पे करती है। एक्सीलेंट। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग एसेट मोनेटाइजेशन unlocks the value of public assets without transferring ownership through models like TOT and InvITs. और हमारा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एसेट मोनेटाइजेशन सरकार के लिए अपनी कीमती संपत्ति बेचे बिना नए विकास के लिए पैसा जुटाने का एक इनोवेटिव तरीका है। पार्ट 6 की ओर बढ़ते हुए, वो डिजिटल रेवोल्यूशन जिसने हम सभी की जिंदगी बदल दी है। टॉपिक नेम, डिजिटल इंडिया मिशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, अ 10-year जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 2015 में लॉन्च किया गया ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका भव्य विजन भारत को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना है। UPI पेमेंट्स, डिजीलॉकर, माईगव के बारे में सोचें। ये सभी चीजें जो हम हर दिन यूज करते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन के ही प्रोडक्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन। सच में 10 साल पहले किसने सोचा होगा कि हम अपने फोन से कुछ ही सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे? ये डिजिटल इंडिया का जादू है। थोड़ा बैकग्राउंड, 2015 में लॉन्च हुए इस मिशन ने हाल ही में अपने 10 सफल साल पूरे किए हैं। कोर लॉजिक को समझना इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (METI) है। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके 9 पिलर्स हैं, जिनमें ब्रॉडबैंड हाईवेज, ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें शामिल हैं। ये जहां भी संभव हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रेफर करता है। अचीवमेंट्स सचमुच रिमार्केबल रही हैं। डिजिटल इकोनॉमी के साइज के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और ये सुनिए, हम रियल टाइम पेमेंट्स में अनडिस्प्यूटेड ग्लोबल लीडर है। 2023 में सभी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का इनक्रेडिबल 49% हिस्सा हमारा था। और भाषिनी जैसी नई इनिशिएटिव्स पावरफुल AI मॉडल्स के साथ भाषा की बाधाओं को तोड़ रही हैं, जो 30 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। इसने सरकारी सेवाओं को सभी के लिए आसानी से एक्सेसिबल बनाया है, इसने करप्शन को कम करने में मदद की है और इसने आम नागरिक को इस तरह से एम्पावर किया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। कंक्लूजन ये है, डिजिटल इंडिया मिशन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में से एक है। डिजिटल इंडिया पर हमारे फैक्ट्स चेक करने का समय। चलिए करते हैं। पहला सवाल, डिजिटल इंडिया मिशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या शॉर्ट में METI। सही। दूसरा सवाल,
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कितने ऑफिशियल पिलर्स हैं? इसके 9 पिलर्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए ब्रॉडबैंड हाईवेज, ई क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे कुछ की पिलर्स को याद रखना अच्छा है। तीसरा सवाल, भाषणी इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस डिजिटल दुनिया में भाषा की बाधाओं को तोड़ना है, कई भारतीय भाषाओं में अमेजिंग एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रदान करके, ताकि हर कोई पार्टिसिपेट कर सके। चौथा सवाल, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में भारत की ग्लोबल पोजीशन क्या है? भारत ग्लोबल लीडर है। 2023 में पूरी दुनिया के सभी रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का लगभग आधा 49% हिस्सा हमारा था। ये एक मैसिव अचीवमेंट है। यह सचमुच है। और आखिरी सवाल, क्या ये पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है? जरूरी नहीं। प्रेफर्ड मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पीपीपी का उपयोग करना चाहिए, जहां भी ये फीजिबल हो, ताकि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट का लाभ उठाया जा सके। परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिसिंग द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन 2015 बाय माइटी हैज 9 पिलर्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी। और हमारा मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, डिजिटल इंडिया मिशन ने टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करके शासन और सभी नागरिकों के दैनिक जीवन दोनों में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। और आखिर में चलिए कुछ इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग मार्वल्स को देखते हैं। हमारे अंतिम सेगमेंट पार्ट 7 में आपका स्वागत है। टॉपिक नेम, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंजीनियरिंग मिरेकल्स शेपिंग द नेशन। तो ये कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो न केवल कनेक्टिविटी को बूस्ट कर रहे हैं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, क्या आपको पता था कि चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, असल में पेरिस के आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है? इंट्रोडक्शन। अब चलिए उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो सच्चे इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं और हमारे देश के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स हैं। चलिए कुछ की प्रोजेक्ट्स को देखकर कोर लॉजिक में उतरते हैं। पहला, हमारे पास है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL। ये वो प्रोजेक्ट है जो आखिरकार कश्मीर वैली को शेष भारत से एक रिलायबल ऑल वेदर रेल लिंक से जोड़ता है। प्रसिद्ध चिनाब ब्रिज इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। दूसरा, चलिए खुद चिनाब ब्रिज के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने कहा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और ये कश्मीर वैली को ऑल वेदर मोबिलिटी सुनिश्चित करता है, जो हमारी सेना और लॉजिस्टिक्स के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। तीसरा, हमारे पास है बैराबी सायरंग रेल लिंक। ये प्रोजेक्ट मिजोरम की राजधानी आइजॉल को नेशनल रेलवे ग्रिड से जोड़ता है और ये हमारी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती से सपोर्ट करता है। और चौथा, हमारे पास है सोनामार्ग जी मोर टनल। ये सोनामार्ग के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ऑल वेदर एक्सेस प्रदान करता है और लद्दाख रीजन की ओर सेना की मोबिलिटी के लिए क्रूशियल है, खासकर कठोर सर्दियों के दौरान। इस सेक्शन के लिए कंक्लूजन वास्तव में इंस्पायरिंग है। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बने हैं। ये भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग प्रोग्रेस और हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन के शक्तिशाली प्रतीक हैं। ओके, ये आज के लिए हमारे सवालों का आखिरी सेट है। चलिए इसे एक अच्छा बनाते हैं। मैं तैयार हूँ। पहला सवाल, चेनाब ब्रिज किस बड़े रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है? ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक या USBRL प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। सही। दूसरा सवाल, भारत की कौन सी फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव को बैराबी सैरंग रेल लिंक सपोर्ट करता है? ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सीधे सपोर्ट करता है, हमारी कनेक्टिविटी को साउथ ईस्ट एशिया तक ड्रामेटिकली इंप्रूव करके। तीसरा सवाल, एक आसान सा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का नाम क्या है? वो होगा हमारा अपना चिनाब ब्रिज। चौथा सवाल, जी मोर टनल का प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इसका प्राइमरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये सोनामार्ग को ऑल वेदर एक्सेस प्रदान करता है, जो लद्दाख रीजन की ओर हमारी ट्रूप मोबिलिटी के लिए क्रूशियल है, खासकर सर्दियों में जब दर्रे बंद हो जाते हैं। और आखिरी सवाल, पूरे USBRL प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव एक डेफिनेटिव, रिलायबल और ऑल वेदर रेल लिंक प्रदान करना है, जो आखिरकार कश्मीर वैली को शेष भारत से जोड़ता है। ऑसम। चलिए इसे आखिरी बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग द चिनाब ब्रिज, पार्ट ऑफ द USBRL प्रोजेक्ट, इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। और हमारा अंतिम मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ये स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत की कनेक्टिविटी, डिफेंस और रीजनल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल वाइटल हैं। तो ये था हमारा इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुपर डीप डाइव। वाह। हमने देखा कि कैसे बंदरगाहों से लेकर ब्रॉडबैंड तक भारत भविष्य के लिए एक सचमुच मजबूत और अविश्वसनीय नींव रख रहा है। बिल्कुल। हमारी आज की पूरी चर्चा का सार ये है, मैरीटाइम सेक्टर को सागरमाला और कई नए मॉडर्न कानूनों के जरिए एफिशिएंसी और बेहतर गवर्नेंस के साथ सुपरचार्ज किया जा रहा है। रोडवेज और एविएशन अब सेफ्टी में सुधार करने और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने पर लेजर फोकस्ड है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भारत को एक ग्लोबल ट्रेड और लॉजिस्टिक्स हब बनाने का ऑफिशियल रोड मैप है। और आखिर में एसेट मोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया मिशन जैसे इनोवेटिव अप्रोचेस हमारी ग्रोथ को उन तरीकों से फ्यूल कर रहे हैं जिनकी हम एक दशक पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बल्कि यह एक इंटीग्रेटेड, वेल प्लान्ड और मैसिव एफर्ट है जो हमारे देश के हर एक कोने को जोड़ रहा है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने यह सब वास्तव में एब्जॉर्ब कर लिया है, यहाँ आपके सोचने के लिए 6 सवाल हैं। 1. सागरमाला कार्यक्रम के 5 कंपोनेंट्स को अपने शब्दों में समझाइए। 2. केप टाउन कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हमारे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को कम करने का लक्ष्य कैसे रखती है? 4. एसेट मोनेटाइजेशन के एक मॉडल का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वर्णन करें। 5. डिजिटल इंडिया मिशन के कोई 3 पिलर्स के नाम बताइए। 6. चिनाब ब्रिज को इतना बड़ा इंजीनियरिंग मॉडल क्यों माना जाता है? और यहाँ आपका अंतिम चैलेंज है। हमारी आज की चर्चा के आधार पर मैं चाहता हूं कि आप इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर 2 मिनट की एक समरी प्रेजेंट करने की कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि आप कम से कम 3 अलग-अलग सेक्टर्स से पॉइंट शामिल करें जिनके बारे में हमने बात की। हमें सच में उम्मीद है कि आपको इस सुपरचार्ज चर्चा में मजा आया होगा और कुछ नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी एक मदद करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्द एक और नए और एक्साइटिंग टॉपिक में गहराई से जाने के लिए वापस आएंगे। तब तक दोस्त, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या आप जानते हैं कि इंडिया अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया? ओह वाओ! हाँ, और मोबाइल फोन्स के लिए जो हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी थी वो गिरकर एंड लिसन टू दिस ऑलमोस्ट 0.02% रह गई है। दैट्स इनक्रेडिबल। सो दैट्स कूल ना। और ये तो बस शुरुआत है दोस्त। आज हम इंडिया की इकोनॉमी के ऐसे ही सुपर एक्साइटिंग सेक्टर्स की गहराई में उतरने वाले हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो इससे पहले कि हम ये इनक्रेडिबल जर्नी शुरू करें, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोको और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आप ऐसा कोई भी सेशन मिस ना करो। बिल्कुल। तो आज का हमारा लर्निंग मैप मतलब जो सफर है कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, बताइए। सबसे पहले हम इंडिया के सर्विसेज सेक्टर के माइट को समझेंगे जो हमारी इकोनॉमी का इंजन है। राइट। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में डाइव करेंगे और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी ASI और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP जैसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को डिकोड करेंगे। ठीक है। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। साउंड्स एक्साइटिंग। उसके बाद मिनरल्स, माइनिंग लॉज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल और स्टील सेक्टर में हुए लेटेस्ट चेंजेस पर फोकस करेंगे। पूरा हेवी इंडस्ट्री कवर हो जाएगा। हाँ, और आखिर में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के PMMITRA स्कीम और कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सो गेट रेडी दोस्त फॉर अ सुपर एनर्जेटिक राइड। लेट्स डू दिस। चलो जंप राइट इन करते हैं। हमारा पहला टॉपिक, यस, इंडियाज सर्विसेज सेक्टर। डिकोडिंग द इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। राइट। तो बेसिकली अगर इंडिया की इकोनॉमी एक हाई स्पीड ट्रेन है तो सर्विसेज सेक्टर उसका सबसे पावरफुल इंजन है। सही कहा। नीति आयोग की 2 नई रिपोर्ट्स के अनुसार ये सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। हाँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। IT, फाइनेंस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एवरीथिंग। सोचो, योर फ्रेंड हु वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, या वो बैंकर जो अकाउंट हैंडल करता है, या फिर लोकल शॉपकीपर। हाँ, जिससे हम सामान खरीदते हैं। एग्जैक्टली ये सब सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है। ये हमारी डेली लाइफ को एक तरह से डायरेक्टली टच करता है। बिल्कुल, और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ओके। इंडिया की इकोनॉमी 3 हिस्सों में बनती है, प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्री और टर्शरी यानी सर्विसेज। राइट। आज हम इस टर्शरी सेक्टर के सुपरस्टार रोल को अनपैक करेंगे। बैकग्राउंड में देखें तो सर्विसेज सेक्टर GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में लगभग 55% कंट्रीब्यूट करता है। 55%, दैट इज मैसिव। इट इज। इसके कंपैरिजन में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% और सेकेंडरी का 29% है। समझे? समझ गया। मतलब आधे से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू यहीं से आ रही है। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। ये जो मैसिव वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, क्या ये मैसिव जॉब क्रिएशन में भी ट्रांसलेट हो रहा है? चलो इसके कोर लॉजिक में चलते हैं। मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि इसका कोर लॉजिक एक मेजर पैराडॉक्स रिवील करता है। अब पैराडॉक्स? ओके। देखो, 2023-24 में इसने 188 मिलियन वर्कर्स को एम्प्लॉय किया। ओके, व्हिच मेक्स इट द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। यस, आफ्टर एग्रीकल्चर। बट हियर्स द पैराडॉक्स, GVA में 55% कंट्रीब्यूशन के बावजूद ये टोटल जॉब्स का 1/3 से भी कम प्रोवाइड करता है। ओह। और जो जॉब्स हैं भी वो मोस्टली इनफॉर्मल और लो पेइंग है। थोड़ा सोच लो इसका क्या मतलब हुआ। मतलब पर पर्सन प्रोडक्टिविटी तो हाई है पर एम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड नहीं है, और जो है वो हाई क्वालिटी नहीं है। एग्जैक्टली। सो हाई वैल्यू बट नॉट इनफ हाई क्वालिटी जॉब्स फॉर एवरीवन। इस एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप के बारे में थोड़ा और बताइए। पिछले 6 सालों में इस सेक्टर ने 40 मिलियन जॉब्स ऐड की हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही इससे आगे है। अच्छा। ये एक लेबर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मतलब जब एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में लोगों को काम नहीं मिलता, वो यहाँ आ जाते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब में। बिल्कुल। और इस सेक्टर में भी 2 तरह की सर्विसेज हैं। एक है हाई वैल्यू सर्विसेज जैसे IT, फाइनेंस, हेल्थ केयर। ये प्रोडक्टिव है पर एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड है। राइट। दूसरी है ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। ये मेजर एम्प्लॉयर्स हैं बट हाईली इनफॉर्मल। हाईली इनफॉर्मल। यस। और इसका अर्बन रूरल डिवाइड पर क्या असर पड़ता है? आई बेट वहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अ ह्यूज वन। एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल में एक स्टार्क स्पेशल डिवाइड दिखता है। 60% ऑफ अर्बन वर्कर्स सर्विसेज में है। 60%? हाँ, जबकि रूरल वर्कर्स में से 20% से भी कम। व्हाट अ गैप। और जेंडर गैप तो और भी शॉकिंग है। सिर्फ 10.5% रूरल विमेन सर्विसेज में है जबकि 60% अर्बन विमेन है। दैट इज अ ह्यूज गैप। इट इज। और इनफॉर्मेलिटी का लेवल तो स्टैगरिंग है। 87% वर्कर्स के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 87%? और रूरल वुमेन तो मेन की वेजेस का 50% से भी कम कमाती हैं। तो ये सबका क्या मतलब हुआ? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो काफी क्लियर लग रहा है। हाँ, अगर इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शहरों में कॉन्सेंट्रेट हो रही है। राइट। और क्वालिटी जॉब्स तक सबकी, स्पेशली रूरल वुमेन की पहुंच नहीं है।
दिस इज अ मेजर पॉलिसी चैलेंज। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि द सर्विसेज सेक्टर इज अ पावर हाउस, नो डाउट, बट द रियल चैलेंज इज टू मेक दिस ग्रोथ मोर इंक्लूसिव, फॉर्मल एंड बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। चलो इसको कुछ सवालों से लॉक इन करते हैं। सर्विसेज सेक्टर का इंडिया के जीवीए में अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन कितना है? ये है अराउंड 55% इन 2024-25, याद रखना। आपने जीवीए कंट्रीब्यूशन और जॉब क्रिएशन के बीच एक पैराडॉक्स मेंशन किया था, उसे फिर से समझा सकती हैं? यस, हाई कंट्रीब्यूशन टू जीवीए जो कि 55% है, पर ये टोटल जॉब्स का 1/3 से भी कम प्रोवाइड करता है। दिस इज अ की पॉइंट फॉर एनालिसिस। अर्बन वर्सेस रूरल वर्कर्स का रेशो क्या है सर्विसेज सेक्टर में? एक सिग्निफिकेंट गैप है, 60% अर्बन वर्कर्स वर्सेस लेस देन 20% रूरल वर्कर्स। और इस सेक्टर में इनफॉर्मेलिटी कितनी वाइड स्प्रेड है? इट्स वेरी हाई, 87% ऑफ वर्कर्स लैक सोशल सिक्योरिटी। और लेबर शॉक एब्जॉर्बर टर्म का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है कि जब दूसरे सेक्टर्स में इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं होती तो लोग ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम ढूंढ लेते हैं, भले ही भी जॉब्स इनफॉर्मल और लो पेइंग हो। ग्रेट। चलो अब पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग India's services sector contributes 55% to GVA and employs 188 million workers but faces challenges of high informality and a significant urban-rural divide. बिल्कुल। इन शॉर्ट, सर्विसेज सेक्टर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव कर रहा है, बट जॉब क्वालिटी और इंक्लूसिविटी इंप्रूव करना नेक्स्ट बिग स्टेप है। तो हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर एक पावरफुल इंजन है, लेकिन उसमें जॉब क्वालिटी का इशू है। सो हु विल फिल दिस गैप? एक्सपर्ट्स कहते हैं द आंसर लाइज इन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, पर इस इंजन की हेल्थ चेक करने के लिए वी नीड द राइट टूल्स। फर्स्ट अप, द बिग एनुअल चेकअप, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ASI रिजल्ट्स फॉर 2023-24। मेजरिंग द पल्स ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ASI, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी रिलीज करता है, ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एनुअल हेल्थ चेकअप है। सही है। Imagine a huge factory making cars or another one producing medicines. ASI इन सब फैक्ट्रीज का डेटा कलेक्ट करके बताता है कि पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर एज अ होल कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। ASI हमारा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव विंडो है इनटू द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड। बैकग्राउंड के लिए ये सर्वे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कंडक्ट करता है अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट। ओके। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। इसकी कवरेज में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, बीडी एंड सिगार यूनिट्स और इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स आते हैं। राइट। But what's excluded is also important for exams. Defense establishments, oil storage depots, railway workshops, ये सब ASI से बाहर हैं, ये याद रखना। ऐसा की डिटेल। तो इस लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट में क्या लिखा है? Give us the key highlights. The numbers are quite positive. Gross value added, GVA 11.89% से ग्रो किया है। 11.89%. हाँ, और सबको याद दिला दूं, GVA is total output minus total input. ठीक है। जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज इस GVA ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं, वो हैं बेसिक मेटल, मोटर व्हीकल्स, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और स्टेट्स में कौन लीड कर रहा है? और इस रेस में लीड कर रहा है महाराष्ट्र, जो अकेले ही 16% GVA कंट्रीब्यूट करता है। 16%? जस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। हाँ, इसके पीछे गुजरात और तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज हैं। तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है, ग्रोथ वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। That's a great insight, not just data. But what about jobs? ये हमेशा बड़ा सवाल रहता है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी स्ट्रांग है। पिछले डेकेड में 5.7 मिलियन जॉब्स ऐड हुई हैं। That's good news. हाँ, और यहाँ पर स्टेट्स की लीडरशिप थोड़ी अलग है। टॉप 5 स्टेट्स इन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके। इस डेटा का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इट हेल्प्स द गवर्नमेंट फाइन ट्यून पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया। इन्वेस्टर्स को भी पता चलता है कि कौन से सेक्टर्स और स्टेट्स इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टिव है। राइट। So, in conclusion, the ASI results show a healthy growth in industrial value and output, with specific states leading the charge. ओके, लेट्स टेस्ट दिस। कौन सी मिनिस्ट्री ASI रिलीज करती है? Ministry of Statistics and Program Implementation, या MOSPI. Don't forget this. क्या डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स ASI के अंडर कवर्ड है? नहीं, वो excluded है। रेलवे वर्कशॉप्स भी excluded है। GVA के हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र, with a 16% share. ASI सर्वे किस एक्ट के तहत कंडक्ट किया जाता है? The Collection of Statistics Amendment Act 2017. और नेट वैल्यू एडेड NVA को डिफाइन कर सकती हैं? NVA is total output minus total input minus depreciation. ये GVA से भी ज्यादा accurate picture देता है वैल्यू क्रिएशन की। Perfect. चलो अब pause and practice saying the annual survey of industries released by MOSPI shows an 11.89% GVA growth with Maharashtra being the top state. बिल्कुल। In short, ASI is the definitive annual report card for India's industries, showing strong growth led by key states and sectors. अब एनुअल चेकअप से मंथली पल्स चेक पर चलते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, हाँ। मंथली स्नैपशॉट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। हाँ, अगर ASI पूरे साल की डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो IIP हर महीने का क्विक थर्मोमीटर रीडिंग है। इट्स अ कॉम्पोजिट इंडिकेटर जो बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के वॉल्यूम में बेस पीरियड के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है। Side. जैसे सेंसेक्स स्टॉक मार्केट का हाल बताता है, वैसे ही IIP इंडस्ट्री का हाल बताता है, बट ऑन अ मंथली बेसिस। अगर IIP ऊपर जा रहा है, मतलब फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। करेक्ट। If ASI is the annual checkup, IIP is the monthly pulse check.
और बैकग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। फ्रॉम अप्रैल 2025 इसे 28 दिनों के अंदर रिलीज किया जाएगा, पहले 42 डेज लगते थे। ओह, दैट्स फास्ट। फास्टर डेटा, फास्टर डिसीजंस। एग्जैक्टली चलो कोर लॉजिक देखते हैं। इसे कंपाइल करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO। फ्रीक्वेंसी मंथली है और सबसे इंपॉर्टेंट द बेस ईयर इज 2011-12। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन। ओके, बेस ईयर 2011-12 नोटेड। इसका स्कोप क्या है? क्या कवर करता है और क्या मिस करता है? ये 3 पिलर्स पर बना है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग जिसका वेट सबसे ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी जिसका वेट सबसे कम है। ठीक है। What's fascinating is what it excludes. Construction, gas and water supply data constraints के कारण excluded है। अच्छा। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत अहम है। The RBI इसको मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए यूज करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इससे बजट प्लानिंग के लिए देखती है। तो ये एक क्रिटिकल शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंडिकेटर है। बिल्कुल। So in conclusion, IIP is a vital high frequency indicator that helps policymakers track the momentum of the industrial sector in near real time. टाइम फॉर अ क्विक क्विज। आईआईपी का बेस ईयर क्या है? 2011-12 इसे बिल्कुल मत भूलना। आईआईपी में सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर का है? The manufacturing sector. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आईआईपी को कंपाइल करती है? The Central Statistical Organization CSO. क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर आईआईपी में इंक्लूडेड है? नहीं, it is excluded. और आईआईपी की फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली, क्वार्टरली या एनुअली? It's a monthly index. गॉट इट। अब प्रैक्टिस करते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी इज अ मंथली इंडिकेटर कंपाइल्ड बाय सीएसओ विद बेस ईयर 2011-12 covering mining, manufacturing and electricity. In short, IIP provides a quick monthly health update of the industrial sector, which is crucial for economic policy making. अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो इन सब सर्वेस का फाउंडेशन है। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC 2025। Okay, ये काफी फाउंडेशनल है। हाँ, बेसिकली ये एक फंडामेंटल टूल है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक यूनिक कोड दिया जाता है, जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है। सही एग्जांपल है। इमेजिन आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, से इन रिन्यूएबल एनर्जी। NIC ये इंश्योर करेगा कि आपकी कंपनी को सही कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाए फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। Absolutely. The NIC is the grammar of economic data. बैकग्राउंड की बात करें तो मॉस्पी ने NIC 2025 रिलीज किया है, जो प्रीवियस NIC 2008 को अपडेट करता है। अच्छा, अपडेट हुआ है? हाँ, इसका फर्स्ट वर्जन 1962 में आया था और ये अहम है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यानी ISIC से अलाइंड है। ओके, तो कोर लॉजिक क्या है? चलो कोर लॉजिक पर आते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है कि ये 5 डिजिट कोडिंग से 6 डिजिट कोडिंग पर मूव कर गया है। So it's like upgrading from a postcode to a full GPS coordinate. Perfect analogy. This allows for much more detailed and granular classification. और ये नया कोड किस तरह के न्यू एज सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है? This is the best part. ये इंडिजिनस सेक्टर्स जैसे आयुष बेस्ड हेल्थ केयर और हैंडलूम इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करता है। फाइनली। हाँ, it also includes modern sectors like renewable energy, fintech, e-commerce and digital intermediation. डिजिटल इकोनॉमी के लिए क्या है? For the digital economy, इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज और वेब सर्च पोर्टल्स को अलग से क्लासिफाई किया गया है। It also integrates environmental and green economy activities जैसे कार्बन कैप्चर और वेस्ट मैनेजमेंट। That's very comprehensive. और एक अनोखी बात, this classification is technology agnostic, मतलब it doesn't matter if the work is done traditionally or with modern technology. तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसको अगर बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इससे स्टैटिस्टिकल सर्वेज, इकोनॉमिक रिसर्च और पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। सही बात है। जब सरकार के पास साफ डेटा होगा कि कौन से सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, तभी वो उनके लिए सही पॉलिसीज बना पाएगी। In conclusion, NIC 2025 is a modernized classification system for a modern Indian economy. क्विक क्वेश्चंस। कौन रिलीज करता है NIC? The Ministry of Statistics and Program Implementation. नए कोडिंग स्ट्रक्चर की लेंथ क्या है? It's a 6-digit coding structure. क्या नया NIC डिजिटल इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज करता है? Yes, it distinctly classifies things like cloud infrastructure and blockchain services. इंडिजिनस सेक्टर्स जैसे आयुष अब इंक्लूडेड है। Yes, they're finally getting formal recognition in the classification system. और ये क्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। Yes, it focuses on the economic activity, not the technology used to perform it. Okay, let's practice this. NIC 2025 is a 6-digit classification system by MOSPI aligned with global standards, which now includes new age sectors like fintech and renewable energy. In short, NIC is the new, more detailed address book for every business activity in India, making our economic data sharper than ever. Now for the Make in India report card. Topic: Manufacturing in India. Let's see the progress. हम सब के हाथ में जो फोन है वो शायद इसका सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल है। सही कहा। आई रिमेंबर अराउंड 2014 जब आप नया फोन खरीदते थे, हर बॉक्स पर लिखा होता था मेड इन चाइना या मेड इन वियतनाम। हाँ, बिल्कुल। गो टू अ स्टोर टुडे, मोस्ट ऑफ देम से मेड इन इंडिया। ये बदलाव 10 साल से भी कम में हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। नीति आयोग और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया है। ओके। चलो देखते हैं स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया।
इसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है अराउंड 17%। 17%? हाँ, while this is significant, जो नेशनल गोल है वो इसको 25% तक ले जाना है। ओके, सो अभी भी स्कोप है। बहुत। In terms of global standing, India's share in global manufacturing is around 3%, so a lot of room to grow. What about employment and investment? ये numbers क्या बताते हैं? Employment-wise, in 2023-24, इसने 11.4% of the workforce को employ किया। ठीक है। और foreign direct investment यानी FDI इस सेक्टर के लिए एक मैग्नेट रहा है। अच्छा। टोटल FDI जो इंडिया को मिला USD 81.04 बिलियन, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 23.5% था in 2024-25. That's almost a quarter of all FDI. Yes, this shows global confidence in India's manufacturing story. Okay, let's talk about the star performers. कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा शाइन कर रहे हैं? यहाँ कुछ बहुत ही इंप्रेसिव स्टोरीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसा आपने कहा, इंडिया अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। Right. और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सिर्फ 0.02% रह गई है। Amazing. फार्मा में इंडिया इज थर्ड इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम एंड 14th इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सही। और ऑटोमोबाइल्स में इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर। Great. So the real world impact is visible in our daily lives and our global standing. Conclusion. Manufacturing in India is on a strong growth trajectory, driven by key sectors like electronics and pharma. But there's a long road ahead to increase its GDP share. चलो इस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के जीडीपी में अप्रॉक्सिमेट कंट्रीब्यूशन क्या है? Around 17%. और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर? Around 3%. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की वर्ल्ड रैंक क्या है? Second largest mobile manufacturer. फार्मास्यूटिकल्स में वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया की रैंक क्या है? Third in the world by volume. और टोटल एफडीआई का कितना परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अट्रैक्ट किया? 23.5% in 2024-25. Fantastic. Now practicing, India's manufacturing sector contributes 17% to GDP with a 3% global share and is led by strong performances in electronics, pharma and automobiles. In short, Make in India is showing real results, especially in key sectors, turning India into a global manufacturing player. अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो मतलब फ्यूचर है, इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यानी इंडियाज चिप ड्रीम। The big one. हाँ, आपके फोन से लेकर आपकी कार तक हर स्मार्ट चीज एक छोटी सी चिप पर चलती है जो उसका ब्रेन है। बिल्कुल। और अब इंडिया में पहली बार 2 नैनोमीटर यानी 2 nm चिप डिजाइन हो रही है बेंगलुरु में। 2 nanometer. To put this in perspective, एक ह्यूमन हेयर लगभग 80,000 नैनोमीटर्स वाइड होता है। We are talking about technology at an almost atomic level. This is a huge deal. It is a massive leap. चलो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2030 तक USD 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। $1 trillion? हाँ, करंटली ये कुछ ही कंट्रीज से डोमिनेटेड है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड द US। Right. इनफैक्ट ताइवान अकेले दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाता है 60%. और 90% से ज्यादा मोस्ट एडवांस चिप्स। इंडिया अब इस वेरी एक्सक्लूसिव और स्ट्रेटेजिक क्लब में एंटर करने के लिए एक सीरियस पुश दे रहा है। तो हमारा गेम प्लान क्या है? इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए कोर इनिशिएटिव्स क्या है? इंडिया की स्ट्रैटेजी का कोर लॉजिक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM पर रेस्ट करता है। ये 2021 में लॉन्च हुआ था विद अ ह्यूज आउटले ऑफ 76,000 करोड़। 76,000 crores. हाँ, इसके अंडर कई स्कीम्स हैं। फर्स्ट, द सेमीकंडक्टर फैब स्कीम, जो एडवांस चिप्स यानी कि 28 nm या उससे कम बनाने वाले फैब्रिकेशन यूनिट्स को 50% तक फिस्कल सपोर्ट देती है। 50% सपोर्ट, ओके। सेकंड, द डिस्प्ले फैब स्कीम, जो एमुलेड और LCD डिस्प्ले बनाने वाली यूनिट्स को सपोर्ट करती है। ठीक है। थर्ड, द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड ATMP OSAT स्कीम, जो स्पेशल टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स और पैकेजिंग यूनिट्स को सपोर्ट करती है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुआ, पर एक चिप अच्छे डिजाइन के बिना यूजलेस है। डिजाइन पार्ट का क्या? एक्सीलेंट क्वेश्चन। उसके लिए हमारे पास है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, DLI। हाँ, ये डिजाइन स्टार्टअप्स और MSMEs को प्रमोट करती है विद इंसेंटिव्स अप टू 15 crores पर कंपनी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वैल्यू चेन में डिजाइन एक बहुत हाई वैल्यू स्टेप है। राइट। और कोई इनिशिएटिव्स? हाँ, जैसे सेमीकॉन इंडिया, जो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज अमेजिंग। पर क्या हमारे पास स्किल्ड लोग हैं इस हाईली कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए? दैट्स द क्रिटिकल पीस। स्किलिंग पर बहुत फोकस है। AICT ने VLSI करिकुलम अपडेट किया है। ओके। कैलिकट में स्मार्ट लैब है जो 1 लाख इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा। और चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम भी है। और R&D में? R&D में भी प्रोग्रेस है, जैसे विक्रम 32-bit प्रोसेसर। ये इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च व्हीकल्स में यूज हो सकता है। वाओ। So the real world impact is a strategic push for self-reliance in a critical technology. Conclusion: India is building a comprehensive ecosystem from design to manufacturing to skilling to become a global semiconductor powerhouse. चलो क्विज टाइम। मेन गवर्नमेंट मिशन क्या है सेमीकंडक्टर्स के लिए? The India Semiconductor Mission or ISM. मैन्युफैक्चरिंग फैब्स के लिए ISM के अंडर एक स्कीम का नाम बताओ। The Semiconductor Fabs Scheme, जो 50% fiscal support देती है। कौन सी स्कीम डिजाइन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है? The Design Linked Incentive DLI Scheme. कौन सी कंट्री अभी दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड चिप्स के प्रोडक्शन को डोमिनेट करती है? Taiwan.
इंडिया के पहले इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? The Vikram 32-bit processor. Brilliant. Now practicing. The India Semiconductor Mission, ISM, is fostering a complete ecosystem with schemes for fabs, display, and design, aiming to make India a self-reliant semiconductor hub. In short, India is moving aggressively to claim its spot in the high-stakes global chip-making race. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बाद चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बिगर पिक्चर पर. टॉपिक: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. ECMS. ओके, मूविंग अप द वैल्यू चेन. हाँ, अब तक हम फोन असेंबली पर फोकस कर रहे थे. इमेजिन अब हम फोन को सिर्फ जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसके अंदर के छोटे-छोटे बट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. जैसे कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले मॉड्यूल. हाँ, या वो ग्रीन कलर की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB, वो भी इंडिया में बना रहे हैं. यही ECMS का विजन है. Exactly. This is about moving up the value chain from assembly to deep manufacturing. ECMS, Ministry of Electronics and Information Technology, यानी MeitY एक स्कीम है. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में एक रोबस्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना. द गोल इज टू अट्रैक्ट बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटीग्रेट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, GVCs. ओके, सो हम स्पेसिफिक कौन से पार्ट्स को टारगेट कर रहे हैं? स्कीम का कोर लॉजिक क्या है? स्कीम कई की सेगमेंट्स को टारगेट करती है. पहला है सब असेंबलीज जैसे डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स. राइट. दूसरा है बेयर कंपोनेंट्स जैसे मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स. तीसरा है सिलेक्टेड बेयर कंपोनेंट्स जैसे फ्लेक्सिबल PCBs. ओके, और चौथा है सप्लाई चेन इकोसिस्टम एंड कैपिटल इक्विपमेंट, यानी वो मशीन्स जो ये कंपोनेंट्स बनाने में यूज होती हैं. fascinating. So we are incentivizing the entire ecosystem, not just the final product. किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है? दिस इज वेयर इट गेट्स स्ट्रेटेजिक. फिस्कल इंसेंटिव्स अलग-अलग टाइप्स के हैं. अच्छा, फॉर सब असेंबलीज एंड बेयर कंपोनेंट्स एक टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब जितना ज्यादा सेल्स उतना इंसेंटिव. मेक सेंस. फॉर द सप्लाई चेन इकोसिस्टम एंड कैपिटल इक्विपमेंट एक कैपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना सपोर्ट. ठीक है. और कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए एक हाइब्रिड इंसेंटिव है, दोनों का मिक्स. और ये इंसेंटिव्स कब तक चलेंगे? The tenure is also well defined. Turnover linked incentive 6 साल के लिए अवेलेबल होगा with a 1-year gestation period. Okay. Apex incentive 5 साल के लिए है. और अहम बात यह है कि स्कीम में ग्रीन फील्ड यानी नए प्रोजेक्ट्स और ब्राउन फील्ड यानी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन दोनों एलिजिबल हैं. ठीक है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: ये स्कीम इंपोर्ट्स कम करेगी, लोकल वैल्यू एडिशन बढ़ाएगी और इंडिया को एक ट्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी. इन कंक्लूजन, ECMS is a targeted intervention to deepen India's electronics manufacturing capabilities beyond just assembly. चलो एक क्विक चेक करते हैं. कौन सी मिनिस्ट्री ECMS चलाती है? The Ministry of Electronics and Information Technology, METI. स्कीम के अंडर ऑफर किए गए दो मेन टाइप्स के इंसेंटिव्स कौन से हैं? टर्नओवर लिंक्ड एंड केपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव्स. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? एक प्रोजेक्ट एक नई साइट पर स्क्रैच से बनाया जाता है. क्या ये स्कीम सिर्फ नई कंपनियों के लिए है? नहीं, both greenfield and brownfield investments are eligible. स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To develop a robust component manufacturing ecosystem and integrate with global value chains. Perfect. चलो, practicing. The ECMS by METI offers turnover-linked and capex-linked incentives to boost domestic manufacturing of electronic components like PCBs and camera modules. In short, ECMS is taking Make in India for electronics to the next level, from assembly to deep manufacturing. Okay team, अब हम जमीन के अंदर चलते हैं. To explore India's mineral wealth. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे. ठीक है. चलो शुरू करते हैं नए लॉ से. माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025. सोच लीजिए, ये एक मास्टर की है टू अनलॉक इंडियाज हिडन मिनरल ट्रेजर्स. Especially the critical ones. हाँ, स्पेशली जो हमारे फ्यूचर टेक के लिए जरूरी हैं. सही है. This act amends the original 1957 MMDR Act. Just for background, इसे 2023 में भी अमेंड किया गया था to introduce a new list of 24 critical and strategic minerals. राइट. The 2025 amendment और भी की चेंजेस लाता है. चलो कोर लॉजिक देखते हैं. फर्स्ट, द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET को रिप्लेस करके नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट NMEDT बनाया गया है. डेवलपमेंट भी ऐड हो गया. हाँ, और इसका स्कोप इंडिया के ऑफशोर एरियाज और इवन फॉरेन कंट्रीज तक बढ़ा दिया गया है. वाओ. सो अब हम इस नए ट्रस्ट के साथ इंडिया के बाहर भी मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. दैट्स बिग. और क्या नया है? यस. सेकंड, लीज होल्डर्स अब अपनी एग्जिस्टिंग लीज में दूसरे मिनरल्स ऐड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी. थर्ड, माइनिंग लीज एरिया के वन टाइम एक्सटेंशन का प्रोविजन है. फोर्थ, एंड दिस इज अ गेम चेंजर, मिनरल एक्सचेंजेस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं. बेसिकली अ स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग मिनरल्स. एग्जैक्टली. एंड फाइनली, कैप्टिव माइंस जो पहले सिर्फ 50% तक अपना प्रोड्यूस बेच सकती थी, अब उन पर कोई लिमिट नहीं है. तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट साफ है. ज्यादा एक्सप्लोरेशन, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन. बिल्कुल. चलो नेक्स्ट सब टॉपिक, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. इमेजिन एक माइनिंग कंपनी एक डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रही है. DMF ये इंश्योर करता है कि उनकी रॉयल्टी का एक हिस्सा सीधे उस लोकल एरिया और वहां के लोगों के डेवलपमेंट में जाए. इट्स लाइक माइनिंग विद अ कॉन्शियंस. सही कहा. प्रिसाइजली. DMF एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी फंड है जो 2015 में हर माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया.
इसकी फंडिंग माइनिंग लीज होल्डर्स करते हैं। कितना? जिनको 2015 के बाद लीज मिली वो 10% ऑफ रॉयल्टी देते हैं और जिनके पास पहले से थी वो 30% ऑफ रॉयल्टी देते हैं। वाओ। ऑब्जेक्टिव्स है माइनिंग से अफेक्टेड लोगों और एरियाज के लिए काम करना। और इस फंड को यूज कैसे किया जाता है? एक स्कीम के थ्रू जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY। लेटेस्ट गाइडलाइंस बहुत स्पेसिफिक हैं। क्या है गाइडलाइंस? 70% ऑफ DMF फंड्स हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर पर खर्च होने चाहिए। 70%। ओके। बाकी 30% दूसरे सेक्टर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकते हैं और इस 70% का भी 70% डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज में खर्च होना चाहिए। वाओ, वेरी टारगेटेड। हाँ, एक 10% एंडाउमेंट फंड का भी प्रोविजन है फॉर पोस्ट माइनिंग लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी। इम्पैक्ट सीधे लोकल पॉपुलेशन का वेलफेयर है। ग्रेट। चलो एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया पर चलते हैं, एटॉमिक मिनरल्स। हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यूरानियम और थोरियम। बिल्कुल। नए रूल्स अब इनकी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को ऑफशोर एरियाज यानी समुद्र में भी रेगुलेट करेंगे। की मिनरल्स के बारे में बताइए। हाँ, यूरेनियम। जादूगुड़ा इन झारखंड इंडिया की पहली कमर्शियल यूरेनियम माइन थी। हमारे पास यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं पर वो स्मॉल और लोअर ग्रेड के हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है। थोरियम, यहाँ इंडिया एक वर्ल्ड लीडर है। हमारे पास थोरियम के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, स्पेशली केरला और ओडिशा के मोनाजाइट सैंड्स में। हमारा फेमस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम थोरियम यूज करने पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट, 2 एवरीडे मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इंडिया ने इनके लिए नए विजन डॉक्यूमेंट्स अनवील किए हैं। हाँ, एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट ओर से मिलता है, इसके लिए ओडिशा इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके। और कॉपर के लिए राजस्थान में लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं पर मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बिल्कुल। और आखिरी मिनरल सब टॉपिक, पोटैश एंड हेलाइट। एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि इंडिया अपनी 100% पोटैश रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। 100%? हाँ, जो फर्टिलाइजर्स के लिए एसेंशियल है। इसे बदलने के लिए पहली बार राजस्थान में पोटैश और हेलाइट रॉक सॉल्ट के माइनिंग ब्लॉक्स ऑक्शन किए गए हैं। दिस इज अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर कृषि। फैंटास्टिक ओवरव्यू। चलो पूरे मिनरल सेक्शन के लिए एक कंबाइंड क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। NMEDT को रिप्लेस करके कौन सी नई बॉडी बनाई गई है? द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, NMEDT। PMKKY के तहत DMF फंड्स का कितना परसेंटेज हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए यूज होना चाहिए? 70%। इंडिया की पहली कमर्शियल यूरेनियम माइन कहाँ थी? जादूगुड़ा, झारखंड में। इंडिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? ओडिशा। पोटाश ब्लॉक्स का ऑक्शन इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इंडिया अभी पोटाश के लिए 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जो फर्टिलाइजर्स का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। चलो एक समरी स्टेटमेंट प्रैक्टिस करते हैं। India's mineral sector is undergoing major reforms through the MMDR Act with a focus on local welfare via DMF, strategic mining of atomic minerals, and achieving self-reliance in critical fertilizers like potash. In short, from new laws to new auctions, India is systematically unlocking its vast mineral potential for strategic and social benefits. चलिए अब लिक्विड गोल्ड की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑयल एंड नेचुरल गैस। Okay, energy sector. और पहली खबर बहुत एक्साइटिंग है, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन अंडमान बेसिन। इमेजिन अंडमान आइलैंड्स के ईस्ट कोस्ट से दूर समुद्र में नेचुरल गैस का एक नया रिजर्व मिला है। This is indeed very good news. Ministry of Petroleum and Natural Gas ने श्री विजयपुरम 2 वेल में डिस्कवरी कंफर्म की है। ठीक है। बैकग्राउंड में इंडियाज हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी यानी HRAS ने पहले ही एस्टिमेट किया था कि अंडमान निकोबार बेसिन में सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं। राइट। What's fascinating is that this discovery इंडिया के गैस बेस्ड इकोनॉमी एस्टैब्लिश करने के विजन से परफेक्टली अलाइन करती है। टारगेट क्या है? टारगेट है कि हमारे प्राइमरी एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का शेयर 2030 तक 15% तक बढ़ाया जाए। 15% by 2030। और अभी हम कहाँ हैं? करंटली इंडिया की डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्रोडक्शन डिमांड का सिर्फ 50% ही पूरा करती है। ओनली हाफ। हाँ, बाकी 50% हम इंपोर्ट करते हैं, मेनली कतार, US और UAE से। तो ये डिस्कवरी अगर कमर्शियली वायबल हुई तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी कम कर सकती है। ग्रेट न्यूज। अब दूसरी अपडेट पर चलते हैं, नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशंस 2025। थोड़ा टेक्निकल है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट सोचिए गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हाईवेज यानी पाइपलाइंस हैं, उनका टोल टैक्स यानी टैरिफ कैसे डिसाइड हो? ये रेगुलेशंस उसी प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बना रहे हैं। बिल्कुल। रेगुलेटर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB ने ये रिफॉर्म्स अप्रूव किए हैं। ओके। इसके कोर लॉजिक में 2 बड़े चेंजेस हैं। फर्स्ट, स्ट्रीमलाइन टैरिफ जोन्स। पहले 3 यूनिफाइड टैरिफ जोन्स थे, अब उन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है। ओके, सिंपलर। हाँ, इससे ट्रांसपोर्टेशन प्राइसिंग सिंपल हो जाती है। सेकंड, एक पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व क्रिएट किया गया है। ये क्या है? जो पाइपलाइन एंटिटीज अपनी 75% से ज्यादा कैपेसिटी यूज कर रही हैं, वो अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग्स इस रिजर्व में डालेंगी नई पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करने के लिए। इट्स अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर एक्सपेंशन। तो PNGRB यहाँ मेन बॉडी है, इसका रोल आखिर है क्या? PNGRB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2006 के एक्ट से बनी है। ठीक है।
इसका काम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस की रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, सप्लाई और सेल को रेगुलेट करना। ओके, इंपॉर्टेंटली, ये क्रूड ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को रेगुलेट नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये कंज्यूमर इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है और एक कंपेटिटिव मार्केट इंश्योर करती है। रैपिड फायर टाइम। जी। नई गैस डिस्कवरी किस बेसिन में हुई है? दी अंडमान बेसिन। 2030 तक इंडिया का नेचुरल गैस के शेयर का क्या टारगेट है एनर्जी मिक्स में? 15%। इंडिया में डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और PNGRB। नए रेगुलेशंस के तहत कितने यूनिफाइड टैरिफ जोन्स होंगे? 2, जो पहले 3 थे। क्या PNGRB क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है? नहीं, इट एक्सक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। Okay, let's practice this. India is boosting its gas-based economy with new discoveries in the Andaman Basin and simplified pipeline tariff regulations by PNGRB. In short, more domestic gas and smarter transport rules are paving the way for a cleaner energy future for India. अब दो फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, कोल और स्टील। पहले कोल सेक्टर। The backbone of our energy. हाँ, हम सब जानते हैं कि कोल इंडिया की एनर्जी नीड्स का बैकबोन है, पर इसके साथ सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स भी आते हैं। तो नया फोकस है कोल सेक्टर को सस्टेनेबल और कॉम्पिटिटिव बनाने पर। करेक्ट। चलो कुछ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। इंडिया के पास दुनिया के 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं और कोल हमारी एनर्जी नीड्स का 55% पूरा करता है। 55%? हाँ, झारखंड में हाईएस्ट मेजर्ड रिजर्व्स हैं, पर हमारे पास हाई क्वालिटी लो ऐश कोल की कमी है। राइट। सरकार ने कई सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रीनिंग एंड बायो रिक्लेमेशन, जिसमें माइंड आउट एरियाज में एफॉरेस्टेशन किया जाता है। अच्छा। और ट्रीटेड माइंड वाटर यूटिलाइजेशन, जिसमें माइंड से निकले पानी को साफ करके इरिगेशन और कम्युनिटी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। सेक्टर में और क्या की रिफॉर्म्स हुए हैं? कई हुए हैं। रिवाइज्ड SHKIT पॉलिसी पावर सेक्टर को कोल एलोकेट करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका प्रोवाइड करती है। ठीक है। कमर्शियल कोल माइनिंग रिफॉर्म ऑफ 2020 एक बहुत बड़ा चेंज था, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को कमर्शियल यूज के लिए कोल माइन करने की अनुमति मिली विदाउट एनी एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस। ओके। और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए खनन प्रहारी ऐप जैसे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यूज हो रहे हैं। ओके, फ्रॉम ब्लैक डायमंड टू शाइनिंग स्टील। चलो न्यू स्टील पॉलिसी पर बात करते हैं। इंडिया ऑलरेडी एक स्टील पावर हाउस है और ये नई पॉलिसी हमें और भी स्ट्रांग बनाने का एम रखती है। एब्सोल्युटली। इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, ठीक चाइना के बाद। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने DMISP पॉलिसी 2025 नोटिफाई की है, जी। जिसका मतलब है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। ओके, इसका कोर लॉजिक है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक स्टील को प्रेफरेंस देना। आई सी। तो इस रिवाइज्ड पॉलिसी के की हाइलाइट्स क्या हैं? पहला, इसने मेल्ट एंड पोर की डेफिनेशन को साफ किया है। मेल्ट एंड पोर? हाँ, इसका मतलब है कि स्टील को डोमेस्टिक तभी माना जाएगा जब वो इंडिया में ही मेल्ट और पोर किया गया हो, सिर्फ फिनिशिंग करने से नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है ये। हाँ, दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्लोबल टेंडर्स। ज्यादातर आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल टेंडर्स इशू नहीं किए जा सकते। ओके। तीसरा, एम्फेसिस ऑन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन DVA, जो कैपिटल गुड्स स्टील बनाने में यूज हो रहे हैं उनमें भी एटलीस्ट 50% DVA होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा, एक रेसिप्रोकल क्लॉज जो उन देशों के सप्लायर्स को बैन करती है जो इंडियन फर्म्स को अपने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बैन करते हैं। टिट फॉर टैट। एग्जैक्टली। क्विक क्वेश्चंस। ग्लोबल कोल रिजर्व्स में इंडिया की रैंक क्या है? 5th लार्जेस्ट। SHART शक्ति पॉलिसी किस लिए है? पावर सेक्टर को कोल का ट्रांसपेरेंट एलोकेशन करने के लिए। क्रूड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? 2nd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। नई स्टील पॉलिसी में मेल्ट एंड पोर क्लॉज क्या है? ये जरूरी बनाता है कि एक प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मानने के लिए स्टील इंडिया में ही मेल्ट और पोर किया गया हो। क्या कमर्शियल कोल माइनिंग अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन है? यस, 2020 से प्राइवेट प्लेयर्स कमर्शियल यूज के लिए कोल माइन कर सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस दिस लाइन. India is making its coal sector more sustainable while strengthening the Make in India initiative in steel through the new DMISP policy. In short, the foundational sectors of coal and steel are being reformed to be more competitive, sustainable, and truly domestic. अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देता है. टॉपिक: प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PMI मत्रा स्कीम. Oh, this one is a big deal. हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक सुपर एम्बिशियस स्कीम है. इमेजिन एक बहुत बड़ी सिटी जो सिर्फ कपड़ों के लिए डेडिकेटेड हो. That's a great way to put एक it. तरफ कॉटन आ रहा है फार्म, वहां धागा बन रहा है फाइबर, फिर कपड़ा बन रहा है फैक्ट्री, डिजाइनर्स उसे स्टाइल कर रहे हैं फैशन, और फिर वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है फॉरेन. दिस इज द 5F विजन. That's a perfect analogy. The 5F vision is the core philosophy. Farm, fiber, factory, fashion, foreign. राइट. चलो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं. ये स्कीम 4.455 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ 2021-28 के पीरियड के लिए लॉन्च की गई थी. 2023 में इन पार्क्स के लिए 7 साइट्स आइडेंटिफाई की गई. तो ये टेक्सटाइल सिटीज बन कहाँ रही हैं? कोर लॉजिक में चलते हैं, और ये लोकेशंस रैंडमली नहीं चुनी गई हैं ना. करेक्ट, दे आर वेरी स्ट्रेटेजिक. ये 7 पार्क्स है तमिलनाडु विरुधनगर, तेलंगाना वरंगल, गुजरात नवसारी, कर्नाटका कलाबुर्गी, मध्य प्रदेश धार, उत्तर प्रदेश लखनऊ एंड महाराष्ट्र अमरावती. ओके. सोचो विरुधनगर इन तमिलनाडु जो इंडिया का स्पिनिंग मिल हब है, वहां पार्क बन रहा है.
गुजरात में नवसारी, जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है। स्मार्ट। What's also interesting is the distinction. लखनऊ, नवसारी, कालाबुरागी, विरुधुनगर और धार ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब ये स्क्रैच से बनेंगे। हाँ, जबकि वरंगल और अमरावती ब्राउनफील्ड हैं, यानी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। मैसिव स्केल। गोल्स क्या है और इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? The goals are to attract 70,000 crore rupees investment and create 20 lakh jobs. 20 लाख जॉब्स। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर पार्क के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा। SPV. हाँ, इसमें स्टेट गव की 51% इक्विटी और सेंटर की 49% होगी और ये पीपीपी मोड पर चलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है? सेंटर से फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रीनफील्ड पार्क्स के लिए अप टू 800 करोड़ और ब्राउनफील्ड पार्क्स के लिए अप टू 500 करोड़ होगा। तो इन सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है? इसको अगर बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये स्कीम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करेगी, एफिशिएंसी बढ़ाएगी और इंडिया को ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड में एक पावर हाउस बनाएगी। राइट नाउ हमारी रैंक क्या है? इंडिया अभी 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये स्कीम उस रैंक को इम्प्रूव करने का एम रखती है। It will create massive employment, especially for women. So in conclusion, PM Mitra is a game changer, aiming to create a globally competitive, integrated and sustainable textile ecosystem in India. क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। PM मित्रा स्कीम का 5F विजन क्या है? Farm, fiber, factory, fashion and foreign. ये सीक्वेंस याद रखना। इस स्कीम के तहत कितने पार्क्स बनाए जा रहे हैं? टोटल 7 पार्क्स अक्रॉस 7 स्टेट्स। पार्क के SPV में सेंटर और स्टेट का इक्विटी शेयर क्या है? सेंटर का 49% और स्टेट गवर्नमेंट का 51%। ठीक है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? Up to 800 crores for greenfield and up to 500 crores for brownfield. ओके। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के रूप में इंडिया की करंट रैंक क्या है? India is the 6th largest exporter. Okay. Now practice saying the PM Mitra scheme with its 5F vision is setting up 7 mega textile parks through an SPV model to boost India's textile industry. In short, PM Mitra is creating integrated textile cities to make India a global leader in the textile value chain. और अब हमारे आखिरी सेगमेंट में चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं कुछ और की डेवलपमेंट्स का। Quick bites on what's new and exciting. First up, sunrise sectors. These are new and fast-growing industries जिनमें फ्यूचर में जबरदस्त बूम आने की होप है। ठीक है। They are characterized by high growth rates and lots of startups. सरकार ने 14 सनराइज सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल डिवाइसेस, हाइड्रोजन मिशन, बैटरीज एक्सेट्रा। ये इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स हैं। Next, SEZ reforms. अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ एक ड्यूटी फ्री एरिया होता है जिसे ट्रेड ऑपरेशंस के लिए फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इट्स डिजाइन्ड टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। Right. The Ministry of Commerce and Industry has published the Special Economic Zones Amendment Rules 2025 to make them more efficient. Moving on to something shiny, hallmarking. Hallmarking precious metals की प्योरिटी को ऑफिशियली सर्टिफाई करने का प्रोसेस है। It protects consumers. अपडेट क्या है? नया अपडेट ये है कि वॉलंटरी HUID यानी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड हॉलमार्किंग अब सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी इंट्रोड्यूस की गई है। Okay. It is regulated by the Bureau of Indian Standards BIS. और इन स्टैंडर्ड्स को कौन सेट करता है? चलो बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की। QCI वो बॉडी है जो इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करती है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्री बॉडीज जैसे असोचम, फिकी और CII के साथ मिलकर सेटअप किया था। Okay. ये नेशनल क्वालिटी कैंपेन्स चलाती है एंड इंश्योर्स थर्ड पार्टी असेसमेंट। Last one, and it's a very important one, Maha Medtech mission. This mission aims to accelerate innovation in India's medical technology sector, reduce import dependency, and provide affordable, high-quality medical tech to everyone. इसे लॉन्च किसने किया? इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, ICMR और गेट्स फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट्स के लिए माइलस्टोन लिंक्ड फंडिंग प्रोवाइड करता है। फाइनल क्विज राउंड। सनराइज इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? A developing sector in its infancy stage with the hope of a rapid boom. Example? रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया में हॉलमार्किंग को कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। SEZs का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। QCI की गवर्नेंस काउंसिल को कौन लीड करता है? अ चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। MAH मेडटेक मिशन को कौन फंड कर रहा है? इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन ANRF, ICMR एंड द गेट्स फाउंडेशन। Awesome. Practicing. Key developments include promoting 14 sunrise sectors, reforming SEZs, extending hallmarking to silver, and launching the MAH MedTech mission to boost medical innovation. In short, these developments show India's focus on future industries, export promotion, quality control, and self-reliance in critical sectors like medtech. Wow, what a journey. सही में चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारी आज की चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम था सर्विसेज, माइनिंग, एनर्जी एंड इंडस्ट्री। Yes, right. हमने इंडिया के सर्विसेज सेक्टर की डबल एज्ड स्वॉर्ड को देखा, GVI का किंग पर जॉब क्वालिटी में चैलेंज। हाँ,
फिर हमने ASI और IIP के थ्रू इंडिया के इंडस्ट्रियल हेल्थ को मेजर करना सीखा। ठीक है। हमने मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया की प्रोग्रेस देखी। बिल्कुल। हमने मिनरल्स, ऑयल एंड गैस और कोल सेक्टर्स में हुए क्रिटिकल पॉलिसी एंड लीगल चेंजेस को डिकोड किया। राइट। फाइनली हमने PMI MTRS स्कीम के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ब्राइट फ्यूचर को देखा और सनराइज सेक्टर्स जैसे न्यू ग्रोथ एरियाज को टच किया। बेसिकली हमने इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन से लेकर फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स तक सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लिया। अब आपकी बारी, इन 6 सवालों के जवाब देकर अपना नॉलेज टेस्ट करो। ओके। 1. सर्विसेज सेक्टर में अर्बन वुमेन वर्सेस रूरल वुमेन के एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में कितना शॉकिंग अंतर है? 2. IIP का बेस ईयर क्या है और इसमें हाईएस्ट वेटेज किस सेक्टर का है? 3. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के अंडर आने वाली कोई 2 स्कीम्स के नाम बताओ। 4. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF का फंड किस प्रोपोर्शन में हाई प्रायोरिटी और अदर सेक्टर्स में यूज होना चाहिए? 5. PM मित्र स्कीम का 5F विजन क्या है? और आखिरी 6. क्रूड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ग्रेट क्वेश्चंस। और अब सबके लिए एक फन चैलेंज। एक प्लेन पेपर पर इंडिया का मैप बनाओ, उस पर 7 PM मित्रा पार्क्स को उनके स्टेट्स के साथ मार्क करो। फिर मेजर यूरेनियम डिपॉजिट्स जैसे जादूगुड़ा, लंबपुर एटसेट्रा को भी मार्क करो। एक फोटो क्लिक करो और हमें टैग करो। देखते हैं किसका मैप सबसे एक्यूरेट है। अगर आपको ये सुपर डिटेल हाई एनर्जी डीप डाइव पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप फ्यूचर में ऐसी कोई भी मास्टर क्लास मिस ना करें। हाँ, और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम मिलेंगे जल्द ही एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। इमेजिन करो एक